स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर। ओके, चलो सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर। चलो, अच्छा, तो इनकम टैक्स क्लास है और इनकम टैक्स में हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसके ऊपर चर्चा जारी है। ठीक है, चर्चा में चल रहा था सेक्शन 35 एक्सेट्रा, 35A, 35AD, स्पेसिफाइड बिजनेस। माने बेसिकली अभी हम लोग डिडक्शन चैप्टर में आ गए थे। डिडक्शन माने इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं, सब पीजीबीपी डिडक्शन। इनकम टैक्स का एक इकोलॉजी है। इकोलॉजी, इकोलॉजी माने बेसिकली इनकम टैक्स कहता है कि आपको ईच हेड में भी आपको मैं कुछ इनकम टैक्स में छूट दूंगा। ईच हेड का डिडक्शन जो होता है वो ईच हेड में छुपा हुआ है। माने हर एक सोर्स ऑफ इनकम का एक अपना सोर्स ऑफ डिडक्शन है। तुम सैलरी कमाते हो, तुमको सैलरी में कुछ डिडक्शन मिल सकता है जो, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। ठीक है, वेरी गुड सर। हाउस प्रॉपर्टी में अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, समझ रहे? तो सैलरी में अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, हाउस प्रॉपर्टी का भी अपना डिडक्शन होता है। सिमिलरली पीजीबीपी का भी अपना डिडक्शन होता है। कैपिटल गेन में भी जाओगे तो उसमें भी दिखेगा, और अदर सोर्स के अंदर भी अदर सोर्स का दिखेगा। ये जो है ये ईच चैप्टर हेड के बेसिस, ठीक है, ईच चैप्टर हेड के बेसिस। ये बेसिकली एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर्स को इंडिविजुअल अपने अपने हेड में उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, ताकि आप अपना टैक्स लायबिलिटी लीगली कम कर सको। कैसे कम कर सको? लीगली कम कर सको, नॉट इलीगली। एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जब एक टैक्स का पेयर्स विजिट करता है तो उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि मेरा लीगली कितना टैक्स कम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कम से कम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आपको अपने क्लाइंट को देना है, लेकिन ये पूरा काम आपको लीगली करना है। तो भी इलीगल माने मीन्स आप यूज नहीं कर सकते, जो आपको भी शोभा नहीं देता और देश के किसी सिटीजन को भी शोभा नहीं देता। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट आपसे ये उम्मीद करता है कि आप किसी का इनकम छुपाने का कोशिश ना करो। ठीक है, टैक्स को इवेड करने का कोशिश ना करो, टैक्स को सप्रेस करने का कोशिश ना करो, अपने इनकम को छुपाने का कोशिश ना करो। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल बात है, सच्चाई का बात यही होता है, ऑनेस्टी। लेकिन कितना लोग करते हैं सर? ठीक है, 5 करोड़ का है तो इसका टोटल इनकम है, तो उसका टैक्स लायबिलिटी जनरेट होता है 1 करोड़ 48 लाख लगभग। अप्रोक्स तुम्हारा हो जाता है 40% के ऊपर हो जाता है ओवरऑल, मैंने 60+60 वगैरह लेके। ये हमारे देश का, इसीलिए हमारे देश का जो टैक्स सिस्टम है इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव माने बेसिकली देश का रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है। अब इसमें ना बहुत लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मानो हमारा देश का टोटल जो रिसोर्सेस है उसका 90% रिसोर्सेस देश के 10% लोगों के हाथ पे है, और देश का 10% रिसोर्सेस देश के 90% लोगों के हाथ में है। इसलिए अमीरी और गरीबी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जिनके पास पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि जो आउट ऑफ इमेजिनेशन, और जिनके पास नहीं है, ना एकदम ना के बराबर है या फिर बहुत ही मॉडरेट रोजगार है। सर क्या ये जानबूझ के ऐसा हुआ है? क्या कोई गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा कर रहा है? सर एक्चुअली ये एक सिस्टम है। इसको अगर कभी एनालिसिस करने बैठो तो अलग अलग लोग अलग अलग एनालिसिस देगा। इसको लेके काफी डिबेट होता है कि जैसे अगर आप कम्युनिस्ट के साथ बैठ जाओ, ठीक है, तो कम्युनिस्ट एक होता है ना, एक सोच, कम्युनिस्ट एक पार्टी भी है हमारे देश में, केरला में दिखता है, बंगाल में भी दिखता है, CPIM। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इनका कहना है कि नहीं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने के लिए बड़े आदमी का जितना चीजें हैं वो सब उनसे छीन लो और गरीबों में बांट दो। ठीक है, ये एक तरीका है उनका, एक थोड़ा जबरदस्ती कॉन्सेप्ट था। इवन वेस्ट बंगाल में भी किया है, देश के बाकी जगह में भी हुआ है। इसका एक अच्छाई भी है और इसका एक बुराई भी है। अच्छा ये है कि इसमें तुम बेसिकली
रिच या जमींदार लोग जो हैं, जो पहले से अपने दिमाग लगा के कमाया था, कहीं ना कहीं तुम उनके ऊपर एक तरह का रुबाब जता रहे हो और डंडा के नोक पे या बंदूक के नोक के नीचे उनको तुम दबा रहे हो, ठीक है। लेकिन और एक अभी ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे देश में इतना नहीं था। देखो, नॉलेज के बेसिस में कोई ज्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, ठीक है। आप जितना कमाते हो, आपके घर के काम वाली भाई उतना तो नहीं कमाता ना, लेकिन मेहनत कौन ज्यादा करता है? शरीर का मेहनत किसका ज्यादा होता है? घर का काम वाली बाई का ज्यादा होता है कि आपका ज्यादा होता है? ठीक है। तो लेबर ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी लेबर को कम पैसा क्यों? ऐसा बोलना जाएगा तो फिर बहुत सारा बात विवाद हो सकता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं देखते मैटर को। बेसिकली तुम कितना कीमती काम कर रहे हो, कितना वैल्यूएबल काम कर रहे हो, या फिर उसमें कितना दिमाग का इस्तेमाल है, इस पर डिपेंड करते हैं कि तुम कितना कमा सकते हो। अब ये सब प्रॉब्लम ब्रिटिश पीरियड में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे देश के जो रिच लोग हैं ना, हमारे माने ब्रिटिश एक्चुअली हमारे देश पे जो राज किया है, उनके पीछे का साइकोलॉजी यही था कि अपनों से अपनों को भिड़ा दो, ठीक है। अपनों से अपनों को भिड़ा दो, माने बेसिकली हमारे समाज का जो थोड़ा अपर क्लास था, वही हमारे समाज का लोअर क्लास का शोषण करता था। ब्रिटिश हमें शोषण नहीं करता था। ब्रिटिश एक्चुअली अपर क्लास क्या था, ब्रिटिश का चमचा होता था, और वो अपर क्लास से लोअर क्लास को बेसिकली पूरा कंट्रोल करता था, और इसलिए अपनों ही अपने का दुश्मन बन गया। ये प्रॉब्लम पहले भी कभी कभी देखा गया है, पर ब्रिटिश पीरियड में ये अपने चरम मैंने स्टेज में चला गया। अभी भी हम लोग ना उस पॉइंट से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज भी वही जो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को मैंने दिया, 90% लोगों के पास देश का 10% रिसोर्सेज, एंड 10% के पास 90% रिसोर्सेज, जो एक इनइक्वालिटीज का, इनइक्वालिटी बोलते हैं ना इसको, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, यही इनइक्वालिटी का जन्म देता। तो क्या इसको सॉल्व करने का कुछ उपाय है? सर एक ही उपाय है, गवर्नमेंट लेवल में। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़े आदमी से छीन लो और गरीबों में बांटो, दिस इज नॉट द वे। इसमें गरीब बंदा जो है ना, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको नॉलेज ही नहीं है कि किसी भी चीज को रखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ऐसे छीन छान के किसी को कुछ देने से वो रख पाएगा? मेरे को तो नहीं लगता, ठीक है। ऐसा तो मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर देश में स्किल डेवलप किया जाए, रिसोर्सेज कमाने का तरीका समझाया जाए, तो फिर और बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली देना पड़ेगा, नॉलेज। क्योंकि तब फिर कंपनी थोड़ी सी कंपनी आ गई कि जैसे हम लोग अलग अलग प्रजाति में आते लग रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। तो दूसरी जगह पे कैसे ट्राइबल लोग हैं, वो लोग को मालूम ही नहीं है कि वो लोग जिस जगह पे रहता है वहाँ पे चिकन का पेड़ है, और उनको बेसिकली सूखा चिकन या चिकन का पेड़ करके वो काट के दिला अपने डेली यूज के लिए। तो वो लोग पता हो कि ये जनता वैल्यू क्या है, वेरी गुड। वो लोग नहीं खिलाएगा। उसको मार्केट करेगा, उसको सेल करके उनको बहुत पैसा मिलेगा। जैसे एक आदिवासी तेल बोल के एक लड़की लोग है, लड़की नहीं, तेल तो सबका है। आदिवासी तेल कर्नाटका का जंगल का तेल है, ठीक है। वहाँ का आदिवासी लोग उसको निकालने का या प्रोसेस करने का तरीका जानता है। तो वो आदिवासी तेल इतना मार्केट में हुआ है ना, बड़े बड़े तेल कंपनी जो बाल उगा मतलब टकला जैसे मेरे जैसा लोगों को बाल उगाने का वादा कर रहा है, उनका बिजनेस बंद हो गया। वो सब कोई आदिवासी तेल के पीछे भाग रहा है, लेकिन इतना फ्रॉड चालू हो गया है आदिवासी तेल के पीछे कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि आदिवासी तेल का ओरिजिनल कंपनी क्या है, क्योंकि हर कोई अपने आप को आदिवासी क्लेम कर रहा है, और मार्केट में पूरा एकदम कॉपीराइट इश्यूज हो गया है, और कौन किसके पीछे लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आदिवासी तेल जब से आया है, बड़े बड़े का बिजनेस बंद हो गया है। इतना बड़े बड़े, इवन मैंने कुछ यूट्यूब का वीडियोस भी देखा जहां पर वो एक टाइम पे ट्राया बोल के एक कंपनी था, ट्राया, हाँ ऐसा कोई था। वो बेसिकली बाल पे, जैसे टकला का बाल है ना, जैसे मेरा टकला है, ठीक है, बार्डनेस। अब इस पे बाल उगाने के लिए वो कुछ प्रोसेस बताता है, ठीक है, 4-5 प्रोसेस में मैं अगर ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरे अंदर बाल आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, ये आएगा वो आएगा। नॉर्मली एक प्रोसेस तो होता है, लेकिन ये लोग ना जितना होता है उससे ज्यादा ना बहुत ज्यादा ऑयलिंग करता है, माने बेसिकली बातों का ऑयलिंग ज्यादा है और काम का ऑयलिंग कमती है। तो ये जब से ये आदिवासी वाले आए हैं, और इनका तो एकदम ओरिजिनल रिसोर्स है सर, ये लोग ये सब नहीं जानता, बस इतना बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ये तेल बचपन से लगाते हैं, और इसको लगा के हम लोग का बाल इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना मोटा मोटा होता है, काला काला होता है। और वो बेसिकली सिंपल मार्केटिंग को उनका तेल बिकने लगा। और फिर ये लोग इसको काउंटर अटैक करने के लिए यूट्यूब में बोल रहे हैं कि नहीं वो सब तो ठीक है, पर ट्राया का प्रोसेस ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
तो लोगों को समझ में आ रहा है, तो फिर कोई कमेंट कर रहा है भाई आपका बिजनेस जा रहा है तो फिर आप आदिवासी के लोगों को ही पीछे पड़ गए। ठीक है, आप अपना बताओ। सो पॉइंट इज दैट कि ये मैं क्यों इस चीजों के बारे में बात करने गया कि ये जो हमारे देश का सिस्टम है टैक्स का, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें आप जितना ज्यादा कमाओगे आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो ये ठीक है, ये जो सिस्टम चालू हुआ है ना, ये एक तरीका है बड़े आदमी से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का। अब क्या है ना, बड़े आदमी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो देश के बाकी लोगों पे कैसे बटेगा देश का संपत्ति। तो सरकार ने एक उपाय, देखो जबरदस्ती छीन नहीं सकते, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए अगर तुम ज्यादा कमाते हो तो फिर ज्यादा दो। तुम्हारे पास ज्यादा रिसोर्सेज है तभी तुम ज्यादा कमाते हो, तो ज्यादा दो। ये सरकार का मानना है। अब इसमें तुम अच्छा देखो बुरा देखो अलग है, सबका अलग अलग, मैं बोला ना कंट्रोवर्शियल मैटर है। कम्युनिस्ट वाले बोलते हैं ऐसे जबरदस्ती ले लो, अब लेकिन करंट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है, संविधान बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम लोग जबरदस्ती वाला। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा और लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। यही उपाय हो सकता है। ठीक है, टाइम लगेगा, बट प्रॉब्लम है कि करप्शन थोड़ा कम हो जाए ना तो अच्छा होगा सर। करप्शन ज्यादा है ना, इसके चक्कर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंडिया जितना डेवलप कर सकता था उसका आधा ही डेवलप कर पाए। इसका मेन रीजन है करप्शन। मैंने जिनको ताकत मिला है वो अपना ताकत का पूरा मिसयूज कर। तुम सोचो ना, पश्चिम बंगाल में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, पश्चिम बंगाल का ही बात कर रहा हूँ, बाकी और भी स्टेट का बहुत बात हो सकता है। बंगाली डायस्पोरा को या फिर बंगाली जो एरिया है इसको, नॉर्मली दुनिया में एक चीज से पता चलता था कि बंगाली पढ़ा लिखा होता है। हाँ या ना? आप लोग तो अदर स्टेट से हो, आप लोग बंगाली के बारे में नॉर्मली बचपन में क्या जानते हैं, बंगाली बहुत पढ़ा लिखा होता है और भद्र होता है। हाँ, जेंटल होता है, मैंने ऐसे मतलब बातों बातों में मारपीट नहीं करेगा, थोड़ा शांत वाला होता है। यही बंगाली का एक बाहर के स्टेट्स में ये नाम होता था। बाकी और भी बहुत खराब चीज भी है बंगाली की, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हर कास्ट के बारे में एक नॉर्मल सोच होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका इसका जड़ कहाँ काटा गया आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। उसका उसका मैं भी उस टाइम का एक बंदा हूँ जिसपे जड़ काटने का स्टेप्स लिया गया था, मतलब उसी जनरेशन का हूँ। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे कम्युनिस्ट के, श्री ज्योति बासु। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा डिसीजन किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, जस्ट इमेजिन। ज्योति बासु खुद एक बैरिस्टर थे, लंदन से बैरिस्टरी पास करके आए। ठीक है, ज्योति बासु ने डिसीजन लिया कि पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल से इंग्लिश हटा दिया। हाँ, मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था, ठीक है, मैं क्यों, मेरे पहले से कम और भी 7-8 साल पिछले से 82-83 के आसपास से प्राइमरी में ज्योति बसु ने डिसीजन लिया कि प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा। और इंग्लिश कब पढ़ेंगे, क्लास 5 में आके। क्लास 5 में आपको क्या सिखाया जाएगा, ABCD। यस, क्लास 5 में आप क्या पढ़ोगे, ABCD। मैं पढ़ा हूँ सर क्लास 5 में ABCD। वो अलग बात है कि सर, तो फिर नॉर्मली मेरा या मैम जैसा लोगों का थोड़ा खुशकिस्मत ऐसा है कि हमारे एरिया में एक रामकृष्ण मिशन का स्कूल था, जहाँ पर मेरा माँ बाबा मेरे को या मैम को उस स्कूल में पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाते तो फिर आज हम भी कहीं पर रास्ते में लेबरगिरी करते हो। ये जो एक पूरा जनरेशन को, स्पेशली गांव साइड में, इवन कोलकाता के आसपास के जो सबब एरिया है वहां पर भी, ठीक है, जहां पर लोग प्राइवेट स्कूलिंग का फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिला है, ठीक है, ऐसा लोगों का संख्या ही ज्यादा है ना। तो पूरा एक जनरेशन को फ्रॉम 83-84 से लेके 96-98 तक का जनरेशन को पूरा इंग्लिश क्लास 5 में आके नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को मूर्ख रखना है सीधा सीधा। फिर भी कैसे लोग कम्युनिस्ट का झंडा उठाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। आज भी उठाते हैं, वो अलग बात की 0 सीट मिलता है अभी पश्चिम बंगाल में, लेकिन झंडा अभी भी उठाता है। अरे भाई तुम देखो एक छोट ये पॉलिसी कितना, अरे इंग्लिश समय का मांग है, ये टाइम डिमांडिंग है। और तुम पूरा और ठीक है, टाइम डिमांडिंग है, तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो फिर बेसिकली अच्छा तुम खुद एक बैरिस्टर हो,
तुम खुद एक बैरिस्टर हो, तुम कैसे ये डिसीजन ले सकते हो? इसके पीछे सिंपल एकदम पूरा सोची समझी चाल है कि जनता को मूर्ख रखेंगे, ये हमेशा मेरा पैर का जूती बन के रहेगा। दैट्स द ट्रूथ। तभी ना 34 ईयर्स का राज किया। आज तक डेमोक्रेसी में ना तो वर्ल्ड में कहीं हुआ है। और ममता दीदी को जो 20 साल का अभी तक हो गया ना, वो उसी का कारण है। अभी भी चल रहा है, जनरेशन तो खत्म नहीं हुआ ना। तुम लोग पॉलिटिकली वोट बैंक देखते हो, पर तुम लोग जड़ नहीं जानते। मैं जड़ जानता हूँ। मैं जड़ जानता हूँ। आज जिनका एज 45, 46, 30, 34 ऐसे एज के लोग हैं ना, ये सब ज्योति बाबू का चमचा है, या जूता चाटने वाला है, या फिर भी ममता दीदी का जूता चाटेगा। क्यों? इनका स्पाइनल कॉर्ड सीधा कैसे होगा? जड़ तो काटा हुआ है ना। समझ रहे हैं सर? ठीक है, तभी पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेटिक राइट प्रॉपरली नहीं है, खत्म ही है। और कोलकाता धीरे धीरे इतना बड़ा सिटी होने के बाद भी धीरे धीरे क्या हुआ? बाकी कंपेयर दिल्ली बॉम्बे से हिसाब से खराब हो। समझ रहे सर? पॉलिटिकली क्या क्या चीज होते हैं आपको मैं बता नहीं सकता। मैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। वो अच्छा बात है कि मेरे रामकृष्ण मिशन का स्कूल था जहां पर मेरा माता पिता मेरे को पढ़ाया है। अब वहां पर इंग्लिश सीख लिए ना, अगर नहीं सीखते तो आज कैसे पढ़ा पाते हैं, या फिर कैसे ये सब पढ़ाई कर पाते? सो पॉइंट इज दैट कि किस तरह से एक स्टेट जो दुनिया के सामने एक नॉलेजेबल स्टेट के नाम से जाना जाता था, वो आज कैसे एक धीरे धीरे लैक ऑफ टैलेंट का कंट्री और लेबर का स्टेट बन रहा है। आज के डेट में कभी वेस्ट बंगाल का लोग ना बाहर के स्टेट में जाके ना और कुछ भी करे, लेबर ही नहीं करता था। ठीक है, लेकिन आज वेस्ट बंगाल का लोग बाहर के स्टेट में जाके लेबरी का भी काम करता है। दैट्स हार्डकोर ट्रूथ। इवन मैंने बहुत लोगों से ऐसे जाके मिला है, जब भी गया मैं तो बांग्ला में बात कर रहा है ना, ठीक है, तो सुविधा होता है, अरे भाई बांग्ला में बात करते तो बोलता है कि ये तो बंगाली है। अगर कैसे इधर क्या, बोले उधर काम नहीं है तो क्या करेंगे, इधर आ जाए। तो खराब लगता है ना सर? समझ रहे हैं सर कि कैसे एक स्टेट को, अब तुम बताओ मुझे, अब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के बिना बड़ा आदमी से अगर पैसा नहीं लेंगे तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसीलिए जो उसने मेरे को क्वेश्चन किया, सर अगर किसी का 5 करोड़ का इनकम है तो उसका टैक्स लायबिलिटी 40% हो जाता है। ठीक है, मैं किस पॉइंट से इस बात को उठाया कि 5 करोड़ के में 40%, मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, 1.5 करोड़ तो सरकार लेके जाएगा। सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन सिचुएशन क्या बना हुआ है, ये तो बस मैं बंगाल का कहानी बताया। अगर मैं आपको यहाँ पर बिहार का कहानी बैठाने बोलूंगा ना, भी रोना आ जाएगा। यूपी का कहानी बोलूंगा तो और रोना आ जाएगा, क्योंकि बंगाल से भी बदतर हालत है उनका। तो जस्ट इमेजिन। अब इसलिए मैं ज्यादा और प्रैक्टिकल पर्पस में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या सिनारियो होता है। ठीक है, समझा करो इसमें। ये तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है रे? अभिजीत, दर्श, सनन, और कैमरा चल रहा है मेरा? सब चल रहा है सर, Yes, फर्स्ट sir. क्लास। नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पर मेरा जो ओरिजिनल कैमरा है तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है, वेब कैम से दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जब भी हो, प्रोग्रेसिव सिस्टम से कुछ बातें याद आया तो बताया आपको। चलो फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं पीजीपीपी प्रैक्टिस पे। पीजीपीपी में हम लोग सेक्शन 35A वगैरह में बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ, लास्ट दिन मैं क्या बताया था, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो पहले, पीजीपीपी का बेसिक एकदम सिंपल समझो कि पीजीपीपी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले पीजीपीपी का पीएल का रेक्टिफिकेशन सीखे हैं। इसका क्या सीखे सर? हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार। बेसिकली पीजीपीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पीएल रेक्टिफाई करना होता है। पीएल को रेक्टिफाई करने का जो छोटा छोटा प्रोसेस है, ठीक है, पीएल रेक्टिफाई माने एज एन अकाउंटेंट, सॉरी एज ए बिजनेसमैन, आप अपने अकाउंटेंट को क्या किया, बोला कि मेरा बिजनेस का अकाउंट्स रेडी करो। उसने अकाउंट्स रेडी करके दिया। पर इनकम टैक्स बोलता है कि तुम अपने अकाउंटेंट से जो भी बनाया, चलो ठीक है मान लिया ये तुम्हारे अकाउंटेंट ने बनाया, बट इनकम टैक्स अपना नियम लगाता है टैक्स लायबिलिटी के लिए। अब वो टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, उसे सेक्शन 145 में बोला है इनकम टैक्स एक्ट में। फिर सेक्शन 28 में बोला है कि इनकम चार्जेबल अंडर दी सेट, माने कौन सा इनकम पीजीबीपी हेड में चार्ज होना चाहिए, माने सॉरी, माने कौन सा इनकम, किस तरह का इनकम करने से हम उसे पीजीबीपी हेड में चार्ज कर सकते हैं, माने यहाँ पर इसको लेके खेल खेल सकते हैं। फिर सेक्शन 29 में क्या बोला
समझा करो, ये सब पहले भी बात हुआ है, ठीक है, पिछले 3-4 क्लासेस में यही सब बातें हुआ है। सेक्शन 29 में क्या हुआ है सर? सेक्शन 29 में सेक्शन 29 बोलता है कि ये जो पीजीबीपी का हेड्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, 29 कहता है कि 28 में तो बोला कि क्या क्या इनकम चार्ज होगा, 29 कहता है कि एज पर सेक्शन 29 द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28, यानी 28 में जितना सारा इनकम के बारे में बोला है उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। एंड फिर सेक्शन 30 से लेके 43D के अंदर डिडक्शंस दिया गया है। क्या डिडक्शंस है? एडमिसिबल डिडक्शंस, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एडमिसिबल डिडक्शंस। यही चीज आपका माथा खराब करता है, लेकिन यही चीज से एक बिजनेसमैन को फायदा होता है। जो चीज रटने में या समझने में माथा खराब है, इसका मतलब वहीं पर कुछ छुपा है सर। क्या छुपा है? धन रत्न, ठीक है, इसी में छुपा है, ठीक है। कौन सा बंदा क्या चीज का बिजनेस करता है, उसका क्या डिप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 30 चर्चा हुआ है सर, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स वगैरह में। सेक्शन 31 करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस में। सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन में स्पेशल डिस्कशन हुआ है, डिप्रिसिएशन में दो क्लास डिस्कशन हुआ है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 32 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि एज ए बिजनेसमैन नॉर्मली क्या होता है, आपका प्लांट रहता है, आपका मशीनरीज रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का तो होता है ना सर बाबा, ठीक है। आपका प्लांट रहेगा, मशीनरीज रहेगा, और प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा। और सर डेप्रिसिएशन तो हम एज पर अकाउंट्स भी करते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स के साथ अकाउंट्स का 36 का आंकड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी करता है अपने रेवेन्यू के हिसाब से करता है, और अकाउंट्स या बिजनेसमैन जो करता है वो अपने बिजनेस के अकाउंट्स के हिसाब से करता है। तो दो तरह का सिचुएशन है ना दोनों का। तो कितना भी कोशिश करें, कभी एक दूसरे का मैंने कंपेनियन नहीं बन पाता, ये कोशिश करके भी नहीं बन पाता, क्योंकि सरकार का टारगेट अलग है। सरकार आपसे टैक्स भी लेगा और कभी कभी आपको थोड़ा प्यार भी करेगा, ठीक है। ये प्यार ही है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या भाषा बोलेंगे, ये आपको प्यार दे रहा है कि चलो भाई तुम्हारा एसेट में डिप्रिसिएशन है, चलो ये डिप्रिसिएशन मैं आपको अलाउ करता हूँ खर्चा के नाम पे, ठीक है। लेकिन जो आपने अकाउंट से करवाया ना, वो नहीं, आप ना मेरे हिसाब से कर। मेरा ना एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, मैं कौन? इनकम टैक्स। मेरा कैरेक्टर समझा तुम लोग? हाँ, मैं कौन? इनकम टैक्स। मैं एक ब्लॉक ऑफ एसेट का आपको डिटेल देता हूँ, अब उस ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और फिर उसी को एडजस्टमेंट करना पीएल में, ठीक है। ये कौन कहता है? इनकम टैक्स कहता है, ठीक है। अब ये सब जो प्यार आपको जता, बेसिकली इनकम टैक्स एक बिजनेसमैन को क्या दे रहा है? प्यार दे रहा है, ठीक है। टैक्स लेके ही रहेगा, प्यार देते देते अब अल्टीमेटली आपका जेब खाली करेगा, लेकिन जेब खाली करने से पहले थोड़ा बहुत, ठीक है, सांत्वना। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बात किया है सर। और ये एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% एक्स्ट्रा मिलता है अगर आपका इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है या फिर पावर जनरेटिंग यूनिट्स में काम करता है। ये सब पिछले 4 क्लास में पीजीपीपी का मैंने यही सब चर्चा करके रखा। फिर मैंने आपको सेक्शन 35 में चर्चा किया। सेक्शन 35 आपको बोलता है, सेक्शन 35 आपको साइंटिफिक रिसर्च में बात करता है। और साइंटिफिक रिसर्च क्या है कि अगर आप अपनी खुद के बिजनेस के लिए या फिर किसी साइंटिफिक रिसर्च करने वाले अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में आप पैसा देते हो, ठीक है, तो जितना पैसा दोगे उतना पैसा डिडक्शंस के तौर पे आप अपने बिजनेस में माइनस करके दिखा सकते हो। सर तो हम भी करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, करो ना, देश तो चाहता है आप साइंटिफिक रिसर्च करो। उस दिन मैं देख रहा था, एक यूट्यूब वीडियोस आया था मेरे सामने, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, मे भी वायरल होता है तो कॉमन हो जाता है ना, लेकिन इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि मेरा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप लोगों का क्या है। तो उसमें एक वीडियो आया था कि जैसे पीछे ना एक फैन लगा के एक बंदा, उसको एक नाम है फिजिक्स में मेरे को नहीं पता, जैसे वो एक फैन होता है ना जो बहुत जोर से घूमता है, डर 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 करके, जो नॉर्मली शादी ब्याह में पुराने जमाने में यूज होता था, ठीक है। हम लोग तो उसको बंगाली में बोलते झड़ बोलते थे ऐसे, ठीक है। तो वो पुराना वाला वैसे टाइप का फैन अपने पीछे लगा है, ठीक है, मैंने एक बैक स्टाइल में बना लिया और पीछे फैन को फिट किया और उसको भी ना और भी डबल स्पीड वाला किया, मतलब उतने में नहीं किया, उससे भी स्पीड ज्यादा होगा, जो पुराना शादी ब्याह में लगता था उससे भी ज्यादा स्पीड वाला कुछ फैन को सिस्टम किया जनरेटर स्टाइल में। और उसके बाद उस फैन को पूरा पीछे लगा के
अब बेसिकली हवा में उड़ने लगा। सीरियसली, इंडिया का ये गांव का बच्चा, आप लोग जैसा ही, पूरा हवा में उड़ने लगा वो भी अनलिमिटेड टाइम तक, जितना तक उसका फ्यूल है। और साथ में फिर बाद में एक वीडियो में देखा कि वो पैराशूट भी खरीद के लाया, और फिर पैराशूट के थ्रू से वो ये भी कर रहा है, लैंडिंग भी कर रहा है। और पूरा देसी जुगाड़ से बना हुआ चीज है, कोई फॉरेन का जो स्टाइलिश चीजें होता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया भी उड़ सकता है, ठीक है। तो अगर इंडिया उड़ सकता है तो इंडिया के, हमारे देश के बच्चे लोगों को भी इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें भी योगदान देना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों पे बेसिकली बेसिक एक भरोसा देना चाहिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहिए। और अगर हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में, तुम सोचो कि आज अगर इंडिया ऐसे छोटा छोटा जो जुगाड़ू बच्चा है, इनको अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तो ये लोग भी हेलीकॉप्टर बना सकता है, ड्रोन बना सकता है। और हम ऐसे ऑलरेडी इंडिया ड्रोन एक्सपोर्ट करता है, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया ड्रोन एक्सपोर्ट करता है, माने इंडिया ड्रोन का एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं, ठीक है। तो ऐसे चीजों में अगर आप हम लोग किसी चीज में एक्सपर्टीज बनाते हैं, तो वो देश का अल्टीमेटली जीडीपी में इंप्रूवमेंट लाता है। और देश का जीडीपी इंप्रूवमेंट का एक डायरेक्ट कनेक्शन क्या है कि प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट, और प्रोडक्शन जहां होगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली देश का जो अल्टीमेट टारगेट है गरीबी कम करना, वो सब फुलफिल हो जाता है ना। मैंने ये सबके पीछे का जड़ समझना चाहिए कि भाई क्यों बोल रहा है, आखिर साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा करने से सेक्शन 35 में मेरे को क्यों डिडक्शन देता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल्स में ही बोला, आज और 35 में बात नहीं कर। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बात किया था 35 एडी में, किसमें बात किया था, 35 एडी। सर 35 एडी आपको ना इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शंस के बारे में बात करता है, जिसमें आपको ना कुछ लंबा चौड़ा बिजनेस के बारे में लिस्ट दिया गया। किसका लिस्ट दिया गया था, बिजनेस का लिस्ट। सर इस लिस्ट के अंदर क्या है जानते हो, इस लिस्ट के अंदर सरकार आपको कुछ बिजनेस करने के बारे में बोलता है, अगर आप 115 बीएससी छोड़ के करते हो तो मिलेगा आपको, माने 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दैट इज 115 बीएससी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल डिटेल्स में पढ़ाया था, आज कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज, माने अगर आप कुछ कोल्ड स्टोरेज बनाते हो, कोल्ड स्टोरेज माने सब्जी वगैरह रखने के लिए। ए पानी दे, पानी पी, इधर आ, तो उधर साइड में काय को जा रहा है टेक लगाने सीधा। नहीं नहीं, तू टेक लगाने का सोच रहा है, नींद आ रहा है तेरे को? नहीं आज तेरा आंख सही नहीं लग रहा है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। तो आप कुछ अगर देश का जो बेसिकली क्या प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको कहीं पर स्टोर करने के लिए अगर आप कुछ फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री नहीं स्टोरेज चेन बनाते हो, तो सरकार बोलते हैं कि भाई आपको टैक्स फ्री कर देगा। और ये इसका डेट भी दे दिया, इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन में अगर 1/4/2009 को मेंशन करता है, या फिर 1/4/2009 से पहले का कोई डेट देता है, तो शायद आपको डिडक्शन, शायद नहीं, आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जिस पर्टिकुलर एक्ट से आया है ना, 1/4/2009 में बोला है, माने सरकार उस टाइम पे बजट में ये सब बोलता है, समझ रहे हो सर। फाइनेंशियल बजट में गवर्नमेंट ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। अभी फिर से आएगा ना बजट, ख्याल रखना, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है ना, भले ही बीजेपी ने आया, लेकिन थोड़ा बीजेपी का सिचुएशन भी बदला है। पहले बीजेपी मेजोरिटी में था, अभी बीजेपी मेजोरिटी में है, बट बीजेपी अकेला नहीं है, उसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। बट मेरे को नहीं लगता इस बार नीतीश कुमार और टीडीपी ने कुछ बिगाड़ेगा बोल के, हाँ वेरी श्योर। नीतीश जी थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है पता नहीं, फिर भी बोल नहीं सकता, पता नहीं, आज एक दिन आके बोला नहीं मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ नहीं तो मैं समर्थन तोड़ दूं। अच्छा जो भी हो, तो ये सब ना फाइनेंस बजट में आके बोलता है, और आने के बाद वो जब बोलता है उसके बाद ये सब फैसिलिटीज चालू होता है। अगर आप ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाते हो, कोल्ड चेन फैसिलिटीज बनाते हो, अच्छा क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का पाइपलाइन बिठाते हो, ठीक है, जैसे इंडिया से नेपाल, नेपाल से या फिर बांग्लादेश से इंडिया, ठीक है, क्रॉस कंट्री, या फिर ईरान से इंडिया में पाइपलाइन बिछा के पेट्रोल या नेचुरल गैस लेके आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। कोई छोटा मोटा कंपनी ना ये सब काम नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए आपको, समझ रहे, तेरे को मारूंगा मैं।
1/4/2007 इस डेट के बाद जो भी करेगा उसको डिडक्शन अवेलेबल किया जाएगा। इस तरह से होटल का बिजनेस करोगे, होटल करो, छोटा मोटा होटल मत करो सर, करोगे तो थोड़ा बड़ा करो। तो कहाँ चला गया होटल? हाँ, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल ऑफ 2 स्टार एंड अबव, कम से कम 2 स्टार से ज्यादा कैटेगरी का होटल बना। 2 स्टार मैंने बेसिक फैसिलिटीज ठीक ठाक है, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होता है। मैं जितना जानता हूँ, होटल के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, बट जितना जानता हूँ कि नॉर्मली मैक्सिमम कैटेगरी 5 स्टार तक होता है। बट किसी किसी कंट्री में मैंने ऐसा सुना कि 7 स्टार बोल के भी लिखता है, बट इसका कोई प्रॉपर अप्रूवल नहीं है। एक दिन मेरे को दर्श भी बता रहा था कि सर 7 स्टार एक्चुअल में कुछ रेटिंग होता नहीं है, ठीक है। और बाद में मैंने उसको एक दिन चेक भी किया था, मेरे को लग रहा है कि 7 स्टार कैटेगरी नहीं होता है, लेकिन कोई कोई कंट्री क्लेम कर रहा है कि मैं 7 स्टार हूँ। दर्श है क्लास में, दर्श ऐसा ही है ना? 5 स्टार मैक्सिमम कैटेगरी 5 स्टार ही होता है, मैक्सिमम कैटेगरी 5 स्टार ही होता है। करो, ठीक है। अगर करोगे तो सरकार आपको छोट बने डिडक्शंस भी देगा बिजनेस में जितना खर्चा आएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। अच्छा आप बताओ कि होटल बिजनेस में क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, स्पेशली 2 स्टार कैटेगरी है अब? क्योंकि ये, हाँ, हाँ, ताकि देश के अंदर जब विदेश का कनेक्टिविटी हो तो फॉरेन में, इन लोग आवाज नहीं आ रहा है किसी, सना मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? दर्श, अभिजीत, सर आ रहा हूँ। आ रहे हैं सब? सर ओके, ठीक है। जब मैंने बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस कैटेगरी में जब भी कोई फॉरेनर आए, ऐसा तो ना हो कि आप उसको रोड साइड ढाबा में रहने दोगे। हम लोग तो रह लेते हैं सर, है ना। ढाबा के ऊपर एक घर बना दो, एक बाथरूम लगा दो, हम लोग का तो वही चल जाएगा, है ना। एक छोटा सा बैल्कनी मिले तो ठीक है, नहीं तो हम लोग खिड़की कोई बैल्कनी बना लेंगे, है ना। उसी को एकदम सब सुखाने के लिए यूज भी कर लेंगे, है ना। अब फॉरेनर को भी ऐसे ही करना है, हम लोग ऐसे ही करते ना। हम लोग का जुगाड़ कैसे चलता है, मानो कि कहीं किसी जगह में गए हैं और रूम में बालकनी नहीं है, कपड़ा सुखाना है, क्या करते हैं हम लोग? साथ में रस्सी कैरी करते हैं। सच बता रहा हूं, मैं तो करता हूँ, ठीक है। रस्सी जानते हो ना, वो रोप, ठीक है। लाइलॉन रोप कैरी करते हैं, रूम में कहीं ना कहीं कुछ कोना ढूंढते हैं, मिलता तो नहीं है, फिर अलमीरा वगैरह कुछ तो होता है, उसमें कोना लगाते हैं। तकिया के पाया में कुछ तो होगा, ठीक है। जो ये बेड होता है, कहीं ना कुछ तो जुगाड़ लगाते हैं, फिर लगा के फिर कपड़ा सुखा देते हैं। बालकनी नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देसी जुगाड़ हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग का आदत है, ठीक है। तो फॉरेनर लोग भी आगे बोलेगा भाई कैरी लाइलॉन रस्सी। ठीक है, कुछ तो फैसिलिटीज दो उनको। इसलिए 2 स्टार प्लस होटल बनाने के लिए सरकार चाहता है कि हम लोग आगे आए आए और 2 स्टार होटल बनाने का कोशिश करें। सर बिजनेस तो सरकार नहीं दे सकता ना, सर सरकार बिजनेस नहीं दे सकता, पर इंटरनेशनली आपका मैंने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। जैसे उस दिन जिस दिन मोदी जी का इस बार प्राइम मिनिस्टर का ओथ था, उस दिन कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में नहीं, जम्मू में, रियासी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 9 पिलग्रिमेज को मारा सर आतंकवादी लोगों ने। वो भी दिन दहाड़े, बस को इतना जोर से गोली लगाया और बस पूरा जाके खाई में गिरा। इंटरेस्टिंगली इस दिन को क्यों टारगेट किया था, बिकॉज उस दिन पूरे आसपास की कंट्रीज का सभी फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में, जानबूझ के इंडिया का नाम बर्बाद करने के लिए, ताकि लोग कश्मीर ना जाए। 9 जन मर भी गया है, और भी ज्यादा हो सकता है। और भानपुर है, বাসটা তো পড়ে গেছিল। हाँ मैंने वो जाते यार गुली ना करे, सोचो। मैंने ये जो, अब बोलो इनका कैसे जवाब दिया जाएगा? इसका एक ही उपाय है, चुपचाप पीओ के छीन लो, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर पीओ के नहीं रहेगा ना, तो ये आतंकवाद भी नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस और ना बचेगा बांसुरी। समझ रहे? बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा?
तो बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। बट सीरियसली मैं बीजेपी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कारण इसीलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और कोई गवर्नमेंट करेंटली नहीं है जो इंडिया को फॉरेन प्रॉब्लम से बचा सकता है। ये मेरा सबसे मेन रीजन कि करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि मैं आज तक कांग्रेस के किसी भी अप्रोच से मेरे को नहीं लगा कि वो देश को बचा सकता है। उल्टा वो ये करता है, मैंने एंटी इंडिया नहीं बोलेंगे, वो किसी ना किसी तरह से ना एक तरह का एडजस्टमेंट करता है। और ये गवर्नमेंट कुछ नहीं तो कम से कम दहाड़ते तो है करना आसान नहीं है पर दहाड़ते तो है। ठीक है, मतलब तुम ऐसे बोलते हैं ना कि एटलीस्ट बांग्लादेश में बोलता है वैसे छोबोल ना मारो बट कम से कम फन तो उठाओ। ठीक है, मैंने मैंने काटो मत बट कम से कम उठाओ तो सही, कराओ तो सही। हॉस्पिटल बनाओ 100 बेड्स वाला, सरकार आपको डेट भी देता है इस। हाँ हाँ, सरकार के ये सब काम थोड़ा पैसा वाला का काम। ठीक है, मैंने टाउनशिप जैसे यहाँ पर था क्या अर्बनाइजेशन का काम पर है। बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का बात कहा है, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट। शहर नहीं बना सकते बट हाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो अफोर्डेबल हाउस का। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग का काम लेते हो ना तो सरकार आपको बेनिफिट देना चाहता है। हाँ नहीं नहीं, ये सब प्राइवेट, वो सब प्राइवेट पार्टी कर रहा है, ये सब प्राइवेट पार्टी कर रहा है। बट सरकार बोल रही है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग करो। लग्जरी वाला में मैं आपको टैक्स बेनिफिट नहीं दे सकता, बट अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करोगे तो मैं आपको बेनिफिट देने का सोच, मैंने बेनिफिट देगा उनको अफोर्डेबल वाले। मैंने मोटा मोटी घर का प्राइस 45 लाख के बीच में होना चाहिए। और अगर ये आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरह बनाते हो अफोर्डेबल हाउसिंग, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से 1/4/2011 के बाद से अगर आप ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो तो गवर्नमेंट आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहता है, जैसे आज ही आई थिंक आज सुबह ही या फिर कल शाम को मोदी जी ने डिक्लेयर किया सरकार में ओथ लेने के बाद कि और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देगा, 3 करोड़ घर देगा। तो 3 करोड़ घर देने का मतलब ऐसा है कि कम से कम एक एक घर में अगर 4 बंदा रहता है एवरेज में तो कितना लोगों का जीवन में प्रॉपर सुधार आएगा? 12 से 15 करोड़ अप्रोक्स। एक घर में 4 लोग रहेगा और 3 करोड़ घर देगा तो 12 करोड़ तो अप्रोक्स हो ही जाता है। 75? क्या बात कर रहे हैं? मैं बोला कि 3 करोड़ घर देगा वो बना के, घर। हाँ, तो कितना लोगों के जीवन में सुविधा आएगा? 12 करोड़। हाँ, अब 12 करोड़ है ना कम से कम। तो 12 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार आएगा माने कम से कम एक स्टेट के लोगों का जीवन सुधार आ जाएगा। माने कम से कम जैसे पश्चिम बंगाल 10 करोड़ का है, बिहार 11 करोड़ का है, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का है। एवरेज में 2 स्टेट का जीवन सुधार सकता है। ठीक है, 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा। अब क्या, अच्छा क्या इसमें देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं, देश इतना बड़ा है कि 3 करोड़ उसके सामने बहुत छोटा है। तो सरकार बोलता है कि देखो सारा लोगों को सरकारी घर चाहिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिन्हें जो सरकारी सुविधा वाला घर नहीं लेना चाहता, सरकार गरीब के लिए काम करे, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास, जैसे मोदी जी का एक भाषण में मैं सुन रहा था, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मोदी फैन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक बात है कि मिडिल क्लास का एक कैरेक्टर है, ये ना अपनी जिंदगी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहता है। तो समझे, मिडिल क्लास जो लोग जो होते हैं ना, ये स्वाभिमानी होते हैं और ये अपने काम में या अपने किसी भी चीज में सरकारी इंटरवेंशन पसंद नहीं करते। इसलिए सरकार इनके लिए क्या कर सकता है, ये चाहता क्या है कि भाई मेरा रोड सही हो, मेरा आसपास में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, ठीक है, मेरे को रहने के लिए एक ठीक ठाक जगह मिले घर का, ठीक है, सरकार बस ये सब कर दे। बट हमें सरकार गैस नहीं दे रहा है,
हमें सरकार सिलेंडर टाइम पे नहीं पहुंचा है, सब्सिडी नहीं दे रहा है, हमें सरकार इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में फ्री में नहीं दे रहा है, ये मिडिल क्लास नहीं चाहता है। चाहता है क्या मिडिल क्लास? नहीं चाहता है, समझ रहे आप? तो ये बात मोदी जी को पता है, इसलिए मोदी जी का कहना, और देश मिडिल क्लास है, ठीक है। ये जो चाहने वाले लोग हैं ये कैटेगरी में आता है, ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मली गरीब कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास नहीं चाहता। और देश का जनसंख्या का एक भारी मात्रा का लोग मिडिल क्लास, मैंने गरीब या इसके साथ साथ सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास ही है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि अगर हम इनके जिंदगी में कुछ करना चाहें तो फिर ये अफोर्डेबल हाउसिंग उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये सरकार से नहीं खरीदेगा, वो प्राइवेट पार्टी से ही प्राइवेट पार्टी खरीदेगा, लेकिन सरकार प्राइवेट वाला घर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि सरकार के पास ना तो इतना पैसा है और ना ही सरकार इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। तो इससे अच्छा है हम लोगों के बीच में ही कोई लीडरशिप लेके जिनके पास पैसा वो घर बनाए और आम आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। इसी तरह से रियल एस्टेट कंपनीज बनता है। ये जो घर बनाने वाला रियल एस्टेट कंपनी होता है, लोकली होम ग्रोन भी होता है, कुछ जैसे डीएलएफ हो गया, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट, कोलकाता बेस्ड भी बहुत सारा है, साउथ बेस्ड बहुत सारा है, ये इसी तरह से काम करता है, समझे सर? ठीक है, तब जाके देश का घर का पूरा होता है, ठीक है, देश का जो जरूरत है घर का वो पूरा होता है, जो अकेला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। एक जमाने में इंडिया झोपड़पट्टी में रहता था, आज इंडिया झोपड़पट्टी में नहीं रहता है, बस कुछ एग्जाम्पल्स ही रह गया है, बाकी इंडिया झोपड़पट्टी में नहीं। अगर तुम कोलकाता के आसपास वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर तुमको मिट्टी का घर, टीना का घर नहीं दिखेगा, यहाँ सबका पक्का मकान है, ठीक है, सबका है पक्का मकान। इवन तुम ओडिशा साइड में जाओ, इवन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कितना स्प्रेड किया है, मैंने तुम इमेजिन नहीं कर सकते। भुवनेश्वर पहले जब तक स्टेशन नहीं आता था भुवनेश्वर टाउन का कुछ दिखता नहीं था, आज से 15 साल पहले। बट अभी तुम भुवनेश्वर स्टेशन घुसने से और भुवनेश्वर स्टेशन क्रॉस करने से कम 20 मिनट पहले से तुमको टाउनशिप दिख जाए। तो इतना घर कहाँ से आया? माने मेन टाउन से कम 10 किलोमीटर दूर से टाउन चालू हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये सब सिचुएशन इस तरह से डेवलप होता है, इसलिए जो भी देखो वहां से कुछ समझो, अपना पढ़ाई सब रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। घर ऐसे ही नहीं बन रहा है, सरकार बेनिफिट नहीं देगा इनको, बिजनेसमैन को, तो फिर बिजनेसमैन भी नहीं आएगा काम करने। सर इतना सबको पता है क्या? सबको तो नहीं पता, बट जिनको पता है वो जरूर ये सब बेनिफिट लेता है। फर्टिलाइजर, इंडिया को ज्यादातर फर्टिलाइजर चाइना से लाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर के लिए हम चाइना का डिपेंडेंसी छोड़ो। तो दीज काइंड ऑफ बी कीपिंग, जैसे अभी वो बोल रहा था बी कीपिंग माने मधु प्रोडक्शन का, हनी, हनी प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट चाहता है कि हम काम करें, क्योंकि हनी एक ऐसा चीज, आपको पता है हनी कभी खराब नहीं होता जब तक उसको माने किसी दूसरे चीज के साथ, हाँ उसको, हाँ होता है, हाँ उसको ऐसे नहीं लगाया जाता है साइड से, बेसिकली हनी को आज ही पूरा है, और कोई मेटल आइटम्स को अगर कुछ तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, एक्सपेंशन, ठीक है। और हनी को बहुत दिन तक, इवन अगर 1000 साल पुराना हनी मिस्र का पिरामिड के नीचे से मिला है, ठीक है, मैं देख रहा था न्यूज आया था, मिस्र के पिरामिड के नीचे से कम 5 से 7 हजार साल पुराना हनी पाया गया है, उसका टेस्ट एकदम बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7 हजार साल पहले था। आज भी आज का टेस्ट तो हम लोगों को पता है, तो एग्जैक्टली सेम टेस्ट है उसका। इससे लोग अपना इंडिपेंडेंट बनाता है, हनी वो बी कीपिंग से ज्यादा, ऑब्वियसली कोई भी नेचुरल चीज ज्यादा सुंदर, बी कीपिंग, हाँ बी कीपिंग थोड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम पे होता है, ठीक है, और जो नेचुरली बनता है ऑब्वियसली। इसलिए चाइना में कुछ चीजें अच्छा है कि चाइना लोग ना हर जगह में ना एक नेचुरल फेनोमेना, मैंने बेसिकली है आर्टिफिशियल, बट आर्टिफिशियल के अंदर भी ना वो लोग नेचुरल सिस्टम, जैसे हम लोग यहाँ पर हाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग, जैसे मानो अंडा तो बहुत लोग खाते हैं, है ना, तो अंडा देने वाला जो मुर्गी होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक केज जैसा बनाते हैं। अगर कभी आप पोल्ट्री फार्म विजिट करोगे तो पता लगेगा, ठीक है, नाक बंद करके जाना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन पोल्ट्री फार्म में जो बेसिकली अंडा देने वाला मुर्गी होता है, तो वो लोगों को एक खांचा के अंदर डाल दिया जाता है, और वो बेसिकली एक एक मुर्गी से 2 4 10 जो भी एक एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है
वो देता है। उसके बाद वो वाला मुर्गी को नॉर्मली ना ऐसे चिकन खाया नहीं जाता, तो उसका कुछ अलग यूज होता है कि अंडा देने वाला मुर्गी और चिकन में यूज होने वाला मुर्गी जो हम लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं ह्यूमन में, दोनों अलग होता है, मैं जितना जानता हूँ। ठीक है, जो मुर्गी अंडा देता है उसको कंज्यूम नहीं किया जाता। चाइना क्या करता है, सेम प्रोसेस यूज करता है, लेकिन जहां पर मुर्गी अंडा देगा उस पूरा एरिया को नेचुरल रखता है। इससे क्या होता है, मुर्गी अंडा भी ज्यादा देता है और उसका ग्रोथ भी ज्यादा होता है। ये सब दिमाग चाइना लगाते हैं, सीखना चाहिए हम लोग को, जो अच्छा है जिसका अच्छा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर रिसेंटली बोला ना आपको, गुजरात को मिला है और असम को मिला है। सेमीकंडक्टर क्या है सर, गाड़ी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, आज सेमीकंडक्टर का मार्केट चाइना के पास बहुत है। ये देखो एक तरह का चीप है। ठीक है, ये बिग डील है सर। एक तरह का चीप है जो गाड़ी के अंदर होता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड जैसे होते हैं ना, ऐसे ये गाड़ी में यूज होने वाला एक चीज, जिसके थ्रू से गाड़ी का सारा फीचर्स काम करता है। वो जो ऑटोमेटिक डोर क्लोज होना से लेके, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाने से एयर बैग खुलने से लेके, हर तरह का फीचर्स, गाड़ी का सेफ्टी सिक्योरिटी इस पे डिपेंड करता है। और उसी पे एक गाड़ी का दाम भी ज्यादा होता है। इसलिए लग्जरी कार में नॉर्मली सेमीकंडक्टर यूज ज्यादा होता है। और इसका मार्केट चाइना के पास है, ताइवान के पास है, लेकिन इंडिया बोल रही है कि ये हम भी बना सकते हैं। तो अभी यूरोपियन मार्केट बोल रहे ठीक है, चाइना के साथ तो ऐसे अमेरिका और यूरोप थोड़ा सा दुश्मनी हो चुका है, इसलिए चाहते हैं कि हम भी बनाएं। तो हम लोगों को भी स्किल दिया गया और हम भी अभी बनाना चालू कर रहे हैं। एक यूनिट आसाम में होने वाला है, एक यूनिट गुजरात में होने वाला है। समझ में आ रहा है सर, कितना लोगों को काम मिलेगा और कितना लोगों का इनकम बढ़ेगा, पेमेंट भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी स्किल है, कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। डायमंड इंडस्ट्री में, हाँ हाँ, सूरत में ही डायमंड होता है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में भी गवर्नमेंट बोला ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। 1/4/2014 में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था। और फिर लास्ट में एक बोला था सर, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कमेंसिंग ऑन 1/4/2017। समझ रहे सर, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इसमें डिडक्शंस का क्वांटम भी दिया है सर। 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, गुडविल और फाइनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। माने अगर आप कोई जमीन खरीदते हो या कोई गुडविल परचेस करते हो, गुडविल माने किसी का बिजनेस है, उसका बिजनेस आप उसका गुडविल ले रहे हो, ठीक है, उसका नाम खरीद रहे हो, तो वो डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलेगा। 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। जमीन का अलग वैल्यू होता है ना, इसलिए जमीन का दाम को गवर्नमेंट डिडक्शन के तौर पे नहीं देता है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक जो बना बोला आपको स्पेसिफाइड वो बनाते हो तो आपको देगा, गुडविल पे नहीं देगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं देगा। इनका ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर wholly and explicitly for the above specified business would be allowed as deductions from the business income of an assessee if he has opted for provision of section 35(AD)। अगर वो section 35(AD) नहीं, ये ऑप्ट आउट करने से देता है, लिख दिया पहले, लिख दिया if the assessee exercise the option of shifting out of the default taxes। अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से अगर अपने आप को ऑप्ट आउट करता है तभी जाके उसको मिलेगा। इस सेक्शन का एक दूसरा नाम ये भी है सर, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन। चलो देखते हैं इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दर्श, सैनॉन, यस अभिजीत, यस। चलो देखते हैं अगर कुछ एग्जाम्पल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। सेक्शन 35 किया था एडी, सेक्शन 35 40 के पहले ही होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? वैसे तो क्वेश्चन वैराइटीज हो सकता है, बट फिर भी एक मिला है। चलो
एक या दो मिल गया? दो क्या, मुझे तो लगता है तीन भी। अरे सोने पे एक भी है, नंबर क्या है? सोने पे सुहागा क्या, बहुत सारा चीज है। चलो देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। ये वाला तो करवा दिए थे ना, ये वाला आंसर करवा दिया था ना 35 का, ये सर, हो चुका था। साइंटिफिक रिसर्च। स्पेसिफाइड बिजनेस का एक चीज थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ये जो आपको मैं डेट बता रहा था ना, इसका देखो यहाँ पर लिस्ट बना के दिया है कि कौन से डेट के बाद गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दिया है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दिस इज चैलेंजिंग सिचुएशंस, बिकॉज अगर वन इसके पहले वाला डेट का है तो नहीं मिलेगा, और अगर तुम लोग जज्बाती होकर कर देते हो ना तो मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए डेट थोड़ा याद रखना जरूरी है। चलो एक एग्जाम्पल करो। देखो, मिस्टर ए commenced operation of the business, setting up a warehousing facility for storage of food grain, storage of food grain। फूड ग्रेन में क्या है, शुगर है, एडिबल ऑयल है। 1/4/2023 को, कब चालू किया? 1/4/2023 को। तो नॉर्मली 1/4/2023 क्या सर, ज्यादा तो सब 10-11 के टाइम से बोला है, तो ये आराम से हो जाएगा। बोलिए एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। incurred capital expenditure 80 lakh, 60 lakh and 50 lakh respectively on purchase of land and building during the period of January 2023 to March 2023। क्या बोला उसने? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 80 लाख का, 60 लाख का एंड 50 लाख का रेस्पेक्टिवली on purchase of land and building during the period of January 2023 to March 2023 exclusively for the above business। Exclusively for the above business, warehousing facility for storage of food grain, sugar and edible oil। Capital expenditure किया 80 lakh, 60 lakh and 50 lakh respectively on purchase of land and building during the January 2023 to March 23। ठीक है, अच्छा, and capitalize the same in the books of, जो भी खर्चा किया अकाउंट्स में उसको कैपिटल के तौर पे सिलेक्ट भी किया। ठीक है, as on 1st April 2020 the cost of land included in the above figures is 50 lakh। ये जो ऊपर में जितना डिटेल्स दिया है इसमें बोल रहा है सर कि कॉस्ट ऑफ लैंड इन दी अबव फिगर्स इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख रेस्पेक्टिव। यानी 80 लाख पे 50 लाख लैंड है, 60 लाख पे 40 लाख लैंड है एंड 50 लाख पे 30 लाख लैंड है। अलग अलग एसेट है, मैंने अलग अलग स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसके लिए अलग अलग जमीन लगता है, तो इसलिए जमीन का दाम भी दे दिया कि मेरे को जमीन खरीदने में इतना इतना खर्चा पड़ा है प्रीवियस ईयर 23-24 में। इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 20, ठीक है, 20 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। मैंने 20 लाख लगा वेयर हाउस में, मैंने फूड ग्रेन में 15 लाख लगा, शुगर में और एडिबल ऑयल में लग गया 10 लाख। ये क्यों लगा सर? एक्सटेंशन करने में और रिकंस्ट्रक्शन करने में, जो भी बिल्डिंग उन्होंने परचेज किया था। फिर आगे कहता है सर कंप्यूट क्या करना है? सर कंप्यूट ये करना है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। मैंने आप लोग जिस टाइम पे एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, 24-25 एंड द लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड assuming that Mr. A is exercising the option of shifting out of the default tax regime। स्टार्टिंग में बार बार बोल रहा हूँ कि आप कभी 35 AD का मजा ले सकते हो जब आप 115 BSE से शिफ्ट आउट करते हो। 115 BSE क्या है? डिस्काउंटेड टैक्स रेट है ना, लास्ट दिन पढ़ा रहा था। डिस्काउंटेड टैक्स रेट, डिस्काउंटेड टैक्स रेट माने जहां पर आप हार्डली कम रेट में टैक्स देते हो। तो इफ यू आर शिफ्टेड आउट फ्रॉम दी 115 BSE तभी जाके आप 35 AD का यूज कर सकते हो। एंड वांट्स टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, और आप
कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A माने जो ATC से ATU के अंदर है, वहां पर भी आपने ऐसा कुछ भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया। ATC से ATU के अंदर क्या चीज आता है वहां पर, यहाँ पर तो बोला नहीं है, पर क्या है ना सर, इनकम टैक्स ना एक चीज बताते बताते आपको इतना सारा चीज याद करने का बात करता है, इसमें स्टूडेंट को लगता है भाई कहाँ का बात कहाँ कर रहे हैं। ATC से ATU क्या है, ये एक पूरा चैप्टर है डिडक्शंस बोल के, डिडक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स, जिसमें आपको बताया जाता है कि जैसे मानो, ये सिंपल सोचो, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, जब आएंगे ना डिडक्शंस पे तो डिटेल्स में बात करेंगे ना वहां पर। जैसे इतना समझो कि अगर आप LIC में प्रीमियम भरते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो, ऐसे ऐसे प्रोविजंस पे सरकार आपको बोल देता है कि अगर आप LIC प्रीमियम दे रहे हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा रख रहे हो, आपका जो टोटल इनकम टैक्स होगा ना, वहां से 1.5 लाख टका मैक्सिमम आप माइनस कर सकते हो। और आपका टोटल इनकम टैक्स बन रहा है 7 लाख का, 1.5 लाख टका माइनस कर दो मैक्सिमम, और LIC प्रीमियम पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब मिला जुला के मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, ऐसा एक नहीं है, ऐसा और भी कम से कम और भी 25-30 सेक्शंस का डिटेल्स होगा। ठीक है, जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जितना सारा वैरायटीज है आपको मैं बताऊंगा जो करेंटली मार्केट में चल रहा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देते हो, किसी मंदिर मस्जिद गिरजा को देते हो जो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड माने राह चलते किसी भी मंदिर मस्जिद को देने से नहीं होगा, जहां पर सरकार बोला है कि इनको देने से हम आपको डिडक्शन देंगे, तो आप वहां पर डिडक्शन करोगे तो 50% से आसपास का वैल्यू तुमको डिडक्शन करने का मौका देता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको आगे आगे मैं बताऊंगा जब चैप्टर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो सेक्शन चैप्टर 6A अंडर हेडिंग C का बात कहा है, फिलहाल इतना बोला है कि he has not claimed any deduction under chapter 6A under heading C deductions in respect of certain incomes। तो फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है ना, क्वेश्चन करते करते बहुत सारा चीज वो लोग बोलता है। The profit from the business of setting up a warehousing facility for storage of food grain, फूड ग्रेन का जो आपने सेटिंग किया, सेटअप किया, उसमें से आपको प्रॉफिट कितना होता है या हुआ है, असेसमेंट ईयर 24-25 में दिया है। फूड ग्रेन से इनकम किया आपने 16 लाख का, शुगर से इनकम किया आपने 14 लाख का, और एडिबल ऑयल से आपने इनकम किया 31 लाख। ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ऑल्सो एज्यूम इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड द पेमेंट्स आर मेड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ ECS थ्रू बैंक अकाउंट। माने कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा काम है। कैश ट्रांजैक्शंस में 10,000 तक अलाउड करता है, उसके ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस में वो खर्चा भी माइनस करने नहीं देता है। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी साइंटिफिक रिसर्च के केस में भी एक क्वेश्चंस में करवा के रखते। ठीक है, कुछ पॉइंट तो बार बार रिपीट होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर इसको डिडक्शन क्लेम करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब चलो देखते हैं, अगर ये मुद्दा है तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये पूरा जो PGBP है प्रॉफिट का खेल है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर हमने वेयर हाउस से प्रॉफिट कितना किया। सर वेयर हाउसिंग में सबसे पहले कौन सा था, कौन सा वेयर हाउसिंग था, फूड ग्रेन्स का। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ, अच्छा यहाँ पर पहले एडिबल ऑयल दिखा रहा है ये लोग, चलो देखते हैं। एडिबल ऑयल में ये लोग सेक्शन 32 का यूज किया है, बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरिंग हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल बिफोर प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। आपको कितने का प्रॉफिट था एडिबल ऑयल में, देखो लास्ट में बताया था ना, एडिबल ऑयल में आपका प्रॉफिट था 31 लाख का। ठीक है, तो 31 लाख का अगर आपका प्रॉफिट था, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन अगर माइनस करना है, तो बेसिकली ये एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं वेयर हाउसिंग यूनिट है, तो इसमें आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन यूज करते हो सेक्शन 32 में, तो आपका 31 लाख का नॉर्मली हो रहा है। कितने का हो रहा है सर, 31 लाख का। तो इसमें आपको 10% का रेट है, ये कहाँ पर बोला है, नॉर्मली ब्लॉक ऑफ एसेट पे बोला है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट पे आपको वेयर हाउसिंग स्टोरेज में कितना डिप्रिसिएशन लगता है, इसको आपको ब्लॉक ऑफ एसेट में बोल के रखा है। तो सर यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा, तो फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है सर, 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख। पचास लाख कितना कितना था, 50, 30 और 10, 50 का इन्वेस्टमेंट था इसका,
$80 लाख, 60 लाख, 50 लाख, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें से लैंड का वैल्यू माइनस करो सर। 80 से अगर हम एडिबल कितना है, एक सेकंड, एडिबल ऑयल 50 का है और इसका लैंड कितना है, 30 का है, तो 50 लाख का इसका एक्सपेंडिचर है और 30 इसका लैंड का कॉस्ट है, और बाद में एक 10 लाख का एक्सटेंशन किया था, है ना। 3 चीज इसमें है सर। एडिबल ऑयल का 50 लाख का इधर है, 30 लाख का इधर है और 10 लाख का इधर है। मैंने टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख, उसमें से लैंड का खर्चा 30 लाख और 10 लाख का एक्सटेंशन का खर्चा। समझ में आ रहा है सर। ये तीनों चीज को जब हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे तो एक हिसाब मिलता है। क्या हिसाब मिलता है कि मेरे पास मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था एडिबल ऑयल के बिजनेस में 50 लाख का, जिसमें से लैंड है 30 लाख का, जिसे हम लोग नॉर्मली इस पर्टिकुलर केस में यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें स्पेसिफाइड बिजनेस के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वेस्ट करने से हम डिडक्शन तो देगा इनकम टैक्स आपको, लेकिन अगर आप लैंड पे इन्वेस्ट करोगे तो उसका खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो 50 लाख में से 30 लाख तो जमीन का खर्चा है, तो जमीन का खर्चा को माइनस करो। लेकिन बाद में जब आपने एक्सटेंशन किया बिल्डिंग का, वेयर हाउसिंग बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया ना आपने, 10 लाख का ऐड किया, तो 50 में से 30 गया और 10 आया, तो हुआ ना 30 लाख। लेकिन जो ब्लॉक आपका बचा है इस पे डिप्रिसिएशन लगता है एज पर ब्लॉक ऑफ एसेट 10%। बार बार बोलता हूँ ब्लॉक ऑफ एसेट को एक बार रट्टा लगा के रख लो, कुछ उपाय नहीं है, ब्लॉक ऑफ एसेट को एक बार रट्टा लगाना पड़ेगा। तो 30 लाख का 10% कितना हो गया, 3 लाख। तो फिर 31 में से अगर 3 चला गया तो कितना बचा, 28 लाख। ये जो 28 लाख हुआ सर, ये 28 लाख क्या है, इनकम चार्जेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये किस चीज में हुआ, ये एडिबल ऑयल में हुआ। नाउ टेल मी, ये जो एडिबल ऑयल का आपने क्यों अलग से कैलकुलेट किया, क्या एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस है? क्या एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस है? हम लोग जब इतना देर से स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट पढ़ रहे थे, आपने कहीं पर भी एडिबल ऑयल को देखा? इधर फिर से दिखा रहा हूं, सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटीज था, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन इसके अंदर एडिबल ऑयल के बारे में नहीं बोला है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, बाकी आपने पूरा लिस्ट बार बार पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आज फिर से पढ़ाया। कहीं पर भी एडिबल ऑयल को यहाँ पर नहीं रखा है। एडिबल ऑयल माने वही सरसों तेल, सनफ्लावर तेल, पाम तेल, जिसमें हम लोग खाने वाला तेल है। तो बेसिकली ये 3580 का केस है नहीं, इसलिए इसका हिसाब हो गया, अलग कर दिया। लेकिन अब बात होता है कि सर शुगर एंड फूड ग्रेन का, शुगर एंड फूड ग्रेन ये दोनों 3580 के अंदर आता है। समझ में आ रहा है सर? सर इसका डिटेल्स लिस्ट अगर आप फॉलो करोगे मेन नोट्स मटेरियल के अंदर आपको दिखेगा कि फूड मैंने वेयरहाउसिंग फैसिलिटी किस किस के लिए लगता है और किस किस के लिए नहीं लगता है, उसके बारे में भी सरकार स्पेसिफाइड है, इसीलिए तो नाम है स्पेसिफाइड, इसीलिए नाम है स्पेसिफाइड, कि जिसके बारे में सरकार स्पेसिफाई करेगा हम उसको लेंगे, जिसके बारे में स्पेसिफाई नहीं करेगा हम उस पर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या हुआ, एडिबल ऑयल में अगर आपको सरसों तेल का फैक्ट्री है, ठीक है, अगर आपका सरसों तेल का फैक्ट्री है, 31 लाख का प्रॉफिट है, तो हिसाब करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, बाकी पैसा में सरकार के घर में इनकम दिखा दो। 28 लाख का इनकम होगा, अगर आपका बिजनेस है आप 28 लाख के ऊपर जितना टैक्स लायबिलिटी होगा पे करना। अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब लगेगा, है ना, अप टू 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर जितना होगा 30%।
इस तरह से आपका एडिबल ऑयल बिजनेस का टैक्स कैलकुलेशन हो। बात समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सर, फूड ग्रेन एंड शुगर, सर इसका प्रॉफिट आपको पहले से बोल दिया गया था। फूड ग्रेन का, अच्छा एक करो बाकी ऑटोमेटिक समझ जाओगे। फूड ग्रेन का कितना प्रॉफिट था आपका? 16 लाख। दिखाओ फिर से क्वेश्चन। फूड ग्रेन का प्रॉफिट लास्ट में बोला था ना, 16 लाख का फूड ग्रेन का प्रॉफिट था, और इसका कितना था शुगर का? 14 लाख। अब इस प्रॉफिट में से डिडक्शन लेस होगा। सरकार आपको, मैं बोला ना आपको प्यार दे रहा है, तो ले लो प्यार, दे दे प्यार दे, गाना था, सुने हो आप लोग? नहीं सुना? हाँ, बड़ा फेमस गाना है, वो भी है ना, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, ऐसा करके। हाँ, बड़ा फेमस गाना है। जो भी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर तैयार दे रहा है, ले लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1/4/23। अच्छा, रूल फॉलो होना चाहिए ना, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1/4/2023। मैंने पहले हुआ था, लेकिन 1/4/2023 से उसको कैपिटलाइज किया गया। एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशंस ऑफ लैंड, लैंड का खर्चा को क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ आपका जो क्या बोलते हैं फूड ग्रेन के लिए टोटल खर्चा था 80 लाख का, 50 लाख का तो जमीन है ना, और तो फिर कितना हुआ 30 लाख। फूड ग्रेन के केस में कितना होगा 30 लाख, और शुगर के केस में जमीन टोटल खर्चा था 60 लाख का, और 40 लाख का होगा आपका जमीन का खर्चा। लैंड का, लैंड के पीछे 40 लाख माइनस करो, क्योंकि उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20 लाख, तो 30 इधर 20 इधर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24, और एक्सटेंशन हुआ ना बाद में, अरे वेयर हाउसिंग में एक्सटेंशन किया ना आपने, तो फूड ग्रेन के केस में कितना एक्सटेंशन किया 20 लाख, शुगर के केस में कितना एक्सटेंशन किया 15 लाख। तो इधर कितना हो गया 30 और 20 में 50, इधर कितना होगा 20 और 15 में 35, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 85, 85 लाख। ठीक है, तो सर ये तो समझे, पर डिडक्शन कितना मिलेगा सर 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% ऑफ कैपिटल, दैट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द एरिया। इस टॉपिक का, चैप्टर का नहीं, मैंने बेसिकली इस टॉपिक का मेन अट्रैक्शन क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शंस कितना देगा, जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे एक्सक्लूडिंग लैंड का खर्चा वगैरह छोड़ के। तो आप इधर मुझे बताओ टोटल आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बना 50 लाख, 35 लाख, 85 लाख, 100% मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन अंडर 3580 कितना होगा, इधर 50 इधर 35, तो अल्टीमेटली आपका लॉस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप 16 से जब आप 50 को माइनस करते हो कितना होता है 34, 14 से जब आप 35 को माइनस करते हो कितना होता है 21, दोनों को मिला के जब आप ऐड करते हो कितना होता है 55, 55 लाख का आपका लॉस हो जा रहा है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में यहाँ पर लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ, सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 73A। तो ये लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेक्शन 34 लाख का जो लॉस है और 21 लाख का जो लॉस है, कुल मिला के 55 लाख का लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे सर, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 73A इस कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करता है। कौन से सेक्शन के तहत होगा 73A के तहत होगा। एक बात और जान लो सर, इसमें 2-3 बातें जान लो। यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शन ऑफ 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम लोगों को एज पर प्रोविजंस पता है, सेक्शन 35AD आपको देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा 100%, 100% का खर्चा माइनस करने देगा इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर एंड सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस where operations are commenced on or after 1/4/2012 or on or after 1/4/2009 respective। यानी हमारे केस में जो हुआ है, जो एज पर लॉ प्रोविजंस में जो बोला था वैसा ही हुआ। However, since setting up and operating and warehousing facility for storage of edible oil is not a specified business,
एडिबल ऑयल को स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में रखा नहीं गया, ये रूल्स में बोला हुआ है, इसीलिए हम लोग 35 AD के अंदर इसको काउंट नहीं किए। मिस्टर ए कैन हाउएवर क्लेम डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%, माने बेसिकली स्पेसिफाइड बिजनेस जो नहीं है उसमें आप डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोलता है कि एट ए टाइम में डिप्रिसिएशन भी क्लेम करना है, एट ए टाइम में स्पेसिफाइड का 100% एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी क्लेम करना है, नहीं मिलेगा। ठीक है, सब ले लो, है ना। इसलिए आप देखो जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में रहा उसका डिडक्शन डिप्रिसिएशन का हिसाब किताब हम लोग नहीं किए। बुक्स ऑफ अकाउंट में सब मेंटेन है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो करना है करेंगे, बट इनकम टैक्स में जब डिडक्शंस का मैटर आया उसमें हम लोग सेक्शन 35 AD के तहत, जैसे कि शुगर एंड और क्या था, फूड ग्रेन, शुगर एंड फूड ग्रेन में कहीं पर भी हम लोगों ने डिप्रिसिएशन का हिसाब किया, लेकिन जो एडिबल ऑयल था जिसको स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं लाया गया था उसमें डिप्रिसिएशन हिसाब किया ना। हाँ वो तो, हाँ लेकिन लेकिन शुगर के केस में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एडिबल ऑयल भी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आता है ना, लेकिन गवर्नमेंट एडिबल ऑयल को इसमें से बाहर रखा है, बाहर रखा है इसको, ये उसके अंदर भी बाइफर्केशन है, वो भी प्रोविजंस में बोला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू से इसको याद रख सकते हैं। कम से कम जितना बोल रहे उतना तो पता कर लो, इतना याद कर लो, इतने में से ही आ जाएगा, जितना बोला जा रहा है उतना तो कर लो सर, एक्स्ट्रा क्या पूछेगा हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि जितना मैं बोल देता हूँ इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि इतना डिटेल्स में स्टूडेंट इंस्टीट्यूट को भी पता है कि टैक्स जैसा पेपर इतना फास्ट होता है, स्टूडेंट इसको भी पढ़ के नहीं जाता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको कॉमन मिलेगा, माने कॉमन मतलब क्वेश्चन तो कॉमन नहीं होगा बट प्रोविजंस कॉमन होगा कि भाई मैंने ये प्रोविजंस पढ़ा है, इसमें ऐसा होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन उठा के भी दे देता है, वो अलग बात है, ठीक है, किस्मत किस्मत का मैटर है, बट मैं उसका गारंटी नहीं लेता। ठीक है, मैं क्यों, कोई भी प्रोफेशनल टीचर को ये कहना सही नहीं होगा कि नहीं हम गारंटी देते हैं यही वाला क्वेश्चन है, बीकॉम वगैरह में दे सकते हैं, बीकॉम में दे देता हूँ, एमकॉम में दे देता हूँ, ठीक है, एमबीए में भी दे देता हूँ आराम से, मैं नॉर्मल एमबीए आईआईएम छोड़ के, ठीक है, आईआईएम छोड़ के कोई भी एमबीए का भी मैं बोल दूंगा कि ये पूछेगा, सजेशन बना के दूंगा, बस पढ़ के जाओ पास हो जाओगे, बीकॉम में भी हाँ कर सकते, कॉलर चढ़ा के बताने के लिए कुछ भी करो, क्या दिक्कत है, जो भी करो। एक चीज देखो ना सर, मैं पढ़ाई तो बहुत सारा चीज किया, लेकिन इतना मेरे को पता है कि आपका नॉलेज जिस चीज में रहेगा वही आपको खाना खिलाएगा। बाकी डिग्री नॉलेज मैं सोच मानता हूँ कि कोई भी चीज पढ़ के अगर हमें कुछ बेनिफिट होता है तो मुझे वो चीज पढ़ना चाहिए, अगर मैं कुछ उससे सीख सकता हूँ, फिर डिग्री के पीछे नॉर्मली भागना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी अपने भूल से जो देखा है उससे देखा। बाकी क्या है ना, दुनिया को कुछ भी बताओ करेगा तो वही जो उसको ठीक लगे। मैं तुम लोग को ही नहीं, मैं घर पे अपने भाई बहन को भी यही बात करता हूँ, ठीक है, मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, कल जा रहा था एक एग्जाम देने, क्या एग्जाम देने जा रहा है, नहीं ऐसे ही एक टैली का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने बोला, ठीक है जा, लेकिन तेरे को तो कभी टैली प्रैक्टिस करते नहीं देखता हूँ। हाँ किसका, एज गैप थोड़ा ज्यादा ही है, 7-8 साल का छोटा, ठीक है, तो उसको देख रहा हूँ कि टैली का एग्जाम देने जा रहा है, तो मैं पूछ रहा टैली का एग्जाम देके क्या करेगा, कभी तो एक दिन नहीं देखा घर पे, तू टैली प्रैक्टिस कर, ठीक है,
तो तेरे को और उसको ना ऐसे मैं देख उसको मेरे को दिखता भी नहीं वो टैली में कभी काम करेगा ना, तो अपने बिजनेस के लिए करेगा ना तो किसी के बिजनेस में जाके काम करेगा। हाँ तो फिर फालतू में जा क्यों रहा है? नहीं जा रहा है ना, सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या करेगा सर्टिफिकेट का? अगर काम करना है तो फिर मानता हूँ, नहीं तो वो सर्टिफिकेट का क्या काम, मत जा। जैसे मेरे को बचपन में एक बहुत बड़ा शौक था क्रिकेटर बनने का, ठीक है, मैं खेलने जाता था, लेकिन मैं सर्टिफिकेट के लिए खेलने थोड़ी जाता था। मेरे को क्रिकेट अच्छा लगता था, मैं खेलने जाता था। जब तक मेरे को प्रोफेशनल लेवल में लगा कि कुछ कर पाऊंगा, कुछ हो पाऊंगा, तब तक गया। एक टाइम के बाद मेरे को लगा कि लगा इन द सेंस कि मेरे को लगा कि इसके बाद जिस लेवल में जाना है उस लेवल के लिए मेरे को घर सपोर्ट नहीं दे रहा है, फिर मेरा थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया। लेकिन जब तक मेरे को शौक था ना बचपन में, मैं करता था, शौक से करता। ठीक है, मेरे को कोई चीज में रुचि है, करो। रुचि नहीं है फालतू में सर्टिफिकेट लटकाने के लिए काय को जाना। ये सर उसमें इंटरेस्ट है, करो। खाना बनाना अच्छा लगता है, खाओ, खाना खाना बनाने जाओ, कुकिंग क्लास जाओ। सर्टिफिकेट मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई मेरे को बोलता है स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं, ठीक है, कल ही एक जन से बात होता है, बोले हाँ पढ़ाते हैं, बोले आप सर्टिफिकेट देते हैं, बोले हाँ दे। मैं बोला मैं देता हूँ ना, सेबी का सर लाइसेंस ओरिजिनल वाला देता हूँ, ठीक है, और डुप्लीकेट वाला केस नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि मैं कम से कम 10 जगह में बात किया, कोई नहीं बोला सर्टिफिकेट देता है, आप देते हो, ठीक है। तो मैं बोला कि तो या तो मैं झूठा या तो वो लोग झूठा। ठीक है। तो मेरे को बोलता है कि तो मैं उसको बोला कि आप अब आपके हिसाब से आप देखो आप किसको ठीक मानोगे, अब मैं कैसे, मैं क्या बोलूँ, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। सेबी मैं बोला से मेरे हिसाब से मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। मेरे मेरे पास पढ़ने के बाद एग्जाम देना है, सरकारी एग्जाम, एग्जाम दो, सर्टिफिकेट लो, जिंदगी भर का माला बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वो झूठा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड हुई है वो, फिर एक साइन करके ये वो, मेरे को ये सबसे कोई लेना देना। सरकारी सर्टिफिकेट अगर काम का चीज है, करो, एग्जाम पास करो, फिर और भी 4-5 जगह में सर्वे करके फिर मेरे को फोन करता है, फिर बोलता है सर हम आ रहे थर्सडे को आपके पास। हम बोले ठीक है, जब आएंगे एक बार कॉल कर दीजिएगा। अपना अपना मर्जी, मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा आप लोग समझ गए ना? अच्छा ये हाँ एक चीज सुन लो, बोला नहीं था। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड। हम लोग इधर टोटल 55 लाख का लॉस किए हैं, टोटल 55 लाख का लॉस किए हैं। उसमें से 34 लाख फूड ग्रेन में किए हैं और 21 लाख शुगर में किए हैं। ये जो एडजस्टमेंट होगा ना, अगला जब फूड ग्रेन बिजनेस का नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसके साथ होगा, किसी दूसरे बिजनेस के साथ मत कर लेना। नेक्स्ट जब शुगर का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा ना उसके साथ ही करना। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही एडजस्टमेंट होगा, किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ एडजस्टमेंट नहीं। जैसे फिर भी शुगर के साथ फूड ग्रेन का हो सकता है, लेकिन शुगर के साथ एडिबल ऑयल का नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होगा। मैंने एडजस्ट का मतलब क्या, मानो नेक्स्ट ईयर आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, सॉरी 100 लाख का, तो 100 लाख में से 34 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 लाख का प्रॉफिट में नॉर्मली सरकार आपको बोलेगा आओ भाई टैक्स दो 100 लाख पे। आप बोलोगे यार रुको यार लास्ट ईयर का लॉस पड़ा है, एडजस्ट करने दो, 34 लाख माइनस करके जितना होगा कितना होता है रे, 66 लाख, उस पर टैक्स दे देना। ये तो बेसिकली ना बोल रहा है कि लॉस कैन बी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। हाँ वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है। वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि एक एक चैप्टर के अंदर क्या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है। माने क्या बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सैलरी के, नॉर्मली सैलरी भी इनकम, सैलरी में कोई लॉस नहीं होता, सैलरी में कोई लॉस नहीं होता। लॉस कैपिटल में होता है, कैपिटल गेन में होता है, लॉस आपका पीजीबी में होता है, हाउस प्रॉपर्टी में भी होता है, हाउस। इसलिए बिजनेस के साथ सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरी के साथ एजेंट, इसीलिए क्या है पीजीपीपी के साथ सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, यानी पीजीपीपी लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते आप। फिर भी आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो मैं आपको सेटअप कैरी फॉरवर्ड में बताऊंगा।
कि किस इनकम के साथ किस इनकम को एडजस्ट करने का परमिशन है, ठीक है। और आपने जो पूछा वो सब एडजस्टमेंट का बात है। और इधर जो मैं बोल रहा हूं आपको सेट ऑफ एन एडजस्टमेंट, ये बेसिकली करंट जो लॉस है बिजनेस का, क्या ये किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है? तो 73 ये बोलता है यस, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, देयरफॉर the loss of 55 lakh from specified business of setting up an operating warehousing facility for storage of food grain and sugar cannot be set up against the profit of 28 lakh business of setting and operating of edible। 28 लाख का उधर था ना एडिबल ऑयल का प्रॉफिट, एडजस्ट नहीं करेगा, since same is not a specified business, such loss can however be carried forward indefinitely for a set up against profit of the same or any other specified business। indefinitely माने कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ऐसा नहीं, किसी किसी केस में होता है 7 साल 8 साल तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोल रहे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, आपका जो भी आगे का बिजनेस बढ़ते जाए आप उसके साथ एडजस्ट कर लें। और कितना प्यार चाहिए बोलो? प्रॉब्लम क्या है ना, सरकार तो प्यार बांटता है बट पब्लिक को इतना सारा चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को थोड़ा पूछ लेते हैं। दर्शा बताओ, अभिजीत सनोन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ऐसे और भी क्वेश्चंस है, चलो करते हैं। समझ के करोगे तो समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा तो एग्जाम में आएगा, तो फिर चिंता नहीं होगी। चाहे क्वेश्चन बड़ा कर दे, मानो यहाँ पर 3 था, ठीक है, एग्जाम में 2 हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा के कर सकता है, सिर्फ एडिबल ऑयल दे देगा 2 नंबर का, या फिर 2 दे देगा, 2 ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए ना तुम रिजल्ट पे ना ध्यान दे, प्रोसेस पे ध्यान, ठीक है। अच्छा तुम एक चीज मेरे को बताओ, आप लोग पर्सनली मत लेना, तुम लोग इतना जो सोचते हो, ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन करेगा, सोचते हो ना? अच्छा अब मुझे बताओ, आप लोग आज तक जितना बड़े हुए हो, सोच के बड़े हुए हो, माने आज जहां पर आप हो, जिस लेवल तक पहुंचे हो, सारा चीज सोच समझ गए हो, एक एक बात सोच समझ गए हो, माने हर चीज क्या एकदम कैलकुलेटिव, माने सब, जैसे एग्जाम में जैसे आपका डिमांड होता है कि मैं जो पढ़ के जाऊं वही आ, क्या आपके जिंदगी में एग्जैक्टली डिट्टो वही हुआ है? हाँ वह है। कौन बोल सकता है कि मैंने बचपन से लेके आज तक जो जो चाहा मेरे को वही वही मिला? चलो फाउंडेशन में छोड़ो, मैं आपको लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ तो फिर ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं, इसीलिए क्या बोलता हूँ सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत ही पिद्दा सा बंदा हूँ। बड़े बड़े जो भी अपने अपने जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोगों का तुम जिंदगी एक बार ओपन करके देखो, जितना उनको देख पा रहे हो, वो एक ही बात कहता है, प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, छोड़ो उसको। रिजल्ट के बारे में सोच के आप बहुत ज्यादा पैनिक भी करते हो और अपना प्रोसेस को भी खराब करते हो। उल्टा प्रोसेस को ज्यादा बढ़ाओ, प्रोसेसिंग पे ज्यादा समय दो, प्रोसेसिंग में ज्यादा, उसको ज्यादा अहमियत दो, उसको सम्मान करो, प्रोसेसिंग को सम्मान करो, क्वालिटी निकलेगा। और अगर आप प्रोसेसिंग को सम्मान ना करके सिर्फ रिजल्ट के ऊपर, मेरे को हाई क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए बोलने से हाई क्वालिटी नहीं आता है, हाई क्वालिटी करने से हाई क्वालिटी आता है, प्लीज, ठीक है। इसलिए इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वो इंस्टीट्यूट के हाथ में छोड़ो, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना जान सकते हो, आप वो आपके हाथ में है ना, बस करो ना सर, कीप इट सिंपल, लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस। जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं होता, सारा चीज अनकॉमन होता है। जो ये जो हम लोग का जो बुरा आदत किया है ना, बचपन से लेके स्कूल लेवल में, केजी स्कूल में, मेरे को याद है जब मैं केजी स्कूल में पढ़ता था,
उसमें एक टीचर था, एक ही जेंट्स टीचर था। वो जेंट्स टीचर जिन लोगों को पढ़ाता था वही लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था। मैं उनके पास नहीं पढ़ता था, कभी रैंक नहीं आया। ठीक है, सभी के स्कूल में ऐसे होगा बचपन वाला केस में। जो स्कूल के टीचर के पास पढ़ेगा वो इसी को रैंक मिलेगा, और फिर सबके साथ कंपेयर करेगा, देखो उसका बच्चा कितना अच्छा रिजल्ट कर रहा है। और वो टीचर जो होता है प्राइवेट स्कूल लेवल में क्या होता है, क्वेश्चन बोल के देता है ऐसे ऐसे ही, क्योंकि वही क्वेश्चन सेटअप करता है और उनका बच्चा का प्रॉफिट अच्छा रिजल्ट होता है, और फिर आगे जाके वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है। और जिनका जो उनके पास नहीं पढ़ता वो फेल करता है या फिर खराब एवरेज रिजल्ट करता है। फिर माँ बाप बोलता है कि हम उन्हीं के पास देंगे क्योंकि उनका सभी बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। बट ये तो एक गॉट अप केस है। ये कौन सा केस है? गॉट अप केस। गॉट अप है ना, सोची समझी चाल है, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में मैनिपुलेट कर रहा है। मैंने अपने जितने दोस्त को इस तरह का फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हुए देखा, ठीक है, आज वो लोग पिक्चर में कहीं नहीं है। एक जन को मिला था उस दिन, सिविक पुलिस का रास्ते में खड़ा होके डंडा लेके खड़ा है। वो सिविक वॉलंटियर का काम होता है ना। मेरे घर के सामने एक बैंक है, मेरा ही रेंट पे दिया हुआ है। तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि अचानक से ना मेरे को बोल रहे हैं, एक नेटिव गया था मेरे को ऐसे बुला रहे पीछे से, हे भाई। हाँ। तो 2 मिनट ना मैं पहचान नहीं पाया, ऐसे वो भी मेरे को नहीं पहचान पाता शायद, लेकिन घर मेरा पहचानता है तो समझ में आ रहा है कि यही होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा भी बाल वाल बहुत सारा चला गया है तो उससे भी दिक्कत हो रहा है। बोले मैं भी तेरे को नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट तेरे घर से तू ही निकलेगा और थोड़ा तो शरीर में कुछ तो है, या थोबड़ा में कुछ तो सिमिलरिटीज है। तो मैं उसको देख बहुत देर से देख रहा हूँ और उसको कोशिश करूँ उसका नाम समझ गया अभी उसका आवाज से कि मेरा बचपन का दोस्त है स्कूल का। ठीक है, कभी एक जमाने में टॉप 3 4 5 में आता था। ठीक है, स्कूल लेवल बचपन केजी स्कूल में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम क्या है। मैं बहुत ऐसा मेरे को खराब लग रहा है कि वो मेरा नाम भी जानता है और मुझे आके बात भी कर रहा है। मैं उसको जान तो पा रहा हूँ लेकिन उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। और ये चीज मेरे को ना बहुत देर से, फिर ना मैं उसको भाई भाई बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत देर से फिर ना मैं एक जन के साथ मिला, मतलब उसका नाम क्या है भूल रहा हूँ, तो कुछ माइंड मत कर। ठीक है, तो फिर बाद में उसका नाम मेरे को पता चला। तो मेरे दिमाग से निकल गया, एक्चुअली बहुत देर तक नेटिव में ना रहने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी मेरे को याद रखा है। ये बहुत ही खराब चीज है कि वो मेरे को याद रखा है, मैं उसको भूल गया, मैंने नाम भूल गया। खराब चीज है, जो भी हो। बट खराब ये चीज और लगा कि वो एक जमाने में रैंक करता था, लेकिन वो रैंक जो था वो मैनिपुलेटिव रैंक था। एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जिंदगी का कॉमन क्वेश्चन कर करके जो बड़ा होता है ना सर, वो आगे जाके फंस जाएगा, और इतना जोर का फंसेगा ना वो चक्का उठेगा भी नहीं। इसलिए जितना अननोन चीजों के साथ आदत बना पाओगे उतना अच्छा। एग्जाम्पल देने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, बट कभी कभी आप लोग बाध्य करते हो। ठीक है, इसलिए बस टॉपिक जानो समझो प्रैक्टिस करो, करते जाओ, एग्जाम में ठीक हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यही है कि ये प्रोसेस लोगों को पसंद नहीं आता। ये जो प्रोसेस के बारे में मैं बोल रहा हूँ ये प्रोसेस लोगों को पसंद नहीं आता। नहीं सर ये कोई प्रोसेस नहीं है, क्या करे सर। या तो इंसान ऐसे ही सीखेगा या फिर ठोकर खा के सीखेगा। जगत में समय बड़ा बल। मिस्टर सूरज, proprietor commenced operations of the business of a new 3 star hotel। अरे बना लो यार, मादुराई में बना लो। मादुराई को साउथ इंडिया का काशी कहा जाता है, द काशी ऑफ साउथ। क्यों? बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है इधर, कभी मादुराई जाओगे। ठीक है, ये जो आया है राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, चोला डिनेस्टी। मीनाक्षी मंदिर जाओ, ताजमहल भूल जाओगे। मैं ताजमहल को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट ताजमहल को लोग बोलते हैं अजूबा है, बट जस्ट विजिट मीनाक्षी टेम्पल। भाई मैं बोल रहा हूँ कि कभी मीनाक्षी मंदिर देख के आओ, तुम सोचोगे भाई कैसे बन सकता है ऐसा चीज। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल जरूर जाना सर। ऐसे मैं मीनाक्षी मंदिर नहीं गया, बट सिमिलर काइंड ऑफ टेम्पल साउथ में डिजाइन नॉर्मली होता है।
एक ही तरह का मीनाक्षी मंदिर थोड़ा सा पड़ा है और कोयम्बटूर हम लोग को कॉलेज पढ़े मार्च एक बैकग्राउंड लेके एक दिल्ली अच्छा देखो, तो सूरज यहाँ पर जा रहा है, सॉरी बना रहा है मादुराई में 3 स्टार होटल। अच्छा 3 स्टार होटल स्पेसिफाइड है ना, 2 स्टार से अब होने से स्पेसिफाइड है। मादुराई तमिलनाडु ऑन 1/4/2023। क्या he incurred capital expenditure of rupees 50 lakh during the period January 2023 to March 2023 exclusively for the above business and capitalized the same in the books of account as on 1st April 2023. Further, during previous year 23-24, he incurred capital expenditure of 2 crore, out of which 1.50 crore was acquisitions of land. याद रखना लैंड में बेनिफिट नहीं है, ठीक है। Compute the income under the year profits and gains of business and professions for assessment year 24-25, assuming that he has fulfilled all the conditions specified under section 35 AD and opted for claiming deduction under section 35 AD, and he has not claimed deduction under chapter 6A heading C deduction in respect of certain incomes. He has exercised the option of shifting out of the 115 BSE, 115 BSE यूज वो नहीं कर रहा है। और उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, the profit from the business of running this hotel before claiming deduction under 35 AD is 25 लाख, ठीक है। और भी बोला है that assume that he also has another existing business of running of 4-star hotel in Coimbatore, ठीक है। ये भी साउथ इंडिया का एक बहुत अच्छा शहर है कोयम्बटूर, which commenced operations 15 years back. इसका कब से चालू हुआ था, 15 साल पहले। The profit from which are 120 lakhs for assessment year 24-25. Also assume that payments of for capital expenditure are made by net banking. तो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट कैसे किया, नेट बैंकिंग। तो एकदम अलाउड खर्चा है, खर्चा में कोई जालीगिरी नहीं है, कोई कैश का खर्चा नहीं है, तो नो इश्यू विद दैट। बस यहाँ पर 2 खेल है। एक खेल ऐसा है कि एक तो मादुराई वाला बिजनेस और एक हो गया 4-स्टार वाला कोयम्बटूर वाला बिजनेस जो कि पुराना है। तो क्या पुराना बिजनेस का ये जो प्रॉफिट है इसको कुछ बेनिफिट मिलेगा? अच्छा ठीक है, पुराना वाला केस को पहले देखते हैं, सॉरी बाद में देखते हैं, पहले मादुराई वाला बिजनेस का देख लेते हैं। मादुराई में कितना प्रॉफिट किया है, मादुराई वाला बिजनेस में 24-25 में प्रॉफिट कर रहा है 25 लाख, है ना, 25 लाख का प्रॉफिट करता है। तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। अच्छा ये 35 AD के अंदर आता है, एकदम चुपचाप कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन असेसमेंट है 24-25 और एकदम ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिडक्शन दे देना सर, सेक्शन 35 AD। आपको पता है क्या करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 कितना किया, टोटल 2 करोड़ का खर्चा किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने का किया, कहाँ बोला था, ये देखो अच्छा इधर एक चीज बोला है, इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2023 टू मार्च 2023, ठीक है, जनवरी 23 टू मार्च 23 exclusively for the above business and capitalized the same in the books of accounts on 1st April 2023 during previous year 23-24. He incurred capital expenditure of 2 crore out of which 1.50 crore was the acquisition of land exclusively for the above business। और आपको कैलकुलेशन करना है असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25 में प्रीवियस ईयर क्या होगा 23-24, है ना। तो यहाँ पर जो जो खर्चा हुआ है, एक तो 50 लाख का भी है और एक 2 करोड़ का भी। यहाँ पर दोनों ही चीज आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 2 करोड़ माने 200 लाख, लेकिन 200 लाख में से 150 लाख तो जमीन खरीदा है। 2 करोड़ 200 लाख माने 2 करोड़ और 150 लाख माने 1.5 करोड़। तो 200 लाख में से 150 लाख माइनस करना है, बिकॉज ये लैंड का है और लैंड का बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप लैंड परचेस करोगे स्पेसिफाइड के लिए, गवर्नमेंट आपको प्यार
नहीं करेगा। ठीक है सर, ये बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं, प्यार वगैरह का और कोई मतलब नहीं है। 50 लाख, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2023, दैट इज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन कैपिटलाइज कब किया? 1/4/23 को। तो ये भी माइनस करने का मौका देगा। अगर मैंने 1/4/2023 का पहले का खर्चा है, पर क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैपिटलाइज किया 1/4/2023 को, तो अगर कैपिटलाइज जिस डेट में होता है उसी डेट को लिया जाता है। खर्चा पुराना है लेकिन कैपिटलाइज उस डेट पे हुआ है, मैंने अपने अकाउंट्स में आपने दिखाया तो चलेगा। 50 लाख, 50 लाख कितना होता है? 100 लाख। 25 लाख आपका इनकम था, 100 लाख आपका रिडक्शन हो गया, लॉस हो गया ना 75 लाख का। लेकिन सर आपका कोयम्बटूर वाला बिजनेस से आपको 15 साल पुराना बिजनेस में 120 लाख का क्या है? फायदा है। और दोनों ही होटल बिजनेस है, दोनों ही आपका सेम काइंड ऑफ बिजनेस है, दोनों ही स्पेसिफाइड है, 2 स्टार अबव है। तो सरकार बोलता है चलो भाई अपने 120 लाख से 75 लाख एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 45 लाख का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेटअप ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 73A। तो 45 लाख में सरकार के घर में आपको टैक्स जमा कर। ठीक है, समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, ये वाला, ये वाला सर उसने बिजनेस स्टार्ट करिए लैंग्वेज दिया था आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या बोला था कि ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंस ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग पीरियड जनवरी टू मार्च। तो जनवरी टू मार्च 2023 के बीच में, मैंने 1 जन 2023 से लेके 31 मार्च 2023, 24 नहीं 23, आप जो पर्टिकुलर देखो आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का डेट कब से चालू होता है? 1/4/23। खत्म कब होता है? 31/3/24, है ना? तो आपका ईयर का स्टार्टिंग है 1/4/23। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 23 पहले आता है कि जनवरी से मार्च पहले आता है? जनवरी टू मार्च पहले आता है। तो आपका जो बिजनेस का स्टार्टिंग टाइम है वो 1/4/23 है। तो आपका जो 1 जन 2023 से 31 मार्च 2023 का टाइम पीरियड है, आपने 50 लाख तो उसी टाइम पे खर्चा किया। तो कहीं ना कहीं आपका 23-24 स्टार्ट होने से पहले खर्चा किया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला दिया कि कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023। ये जो खर्चा हुआ 50 लाख का इस पीरियड में, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 अप्रैल 23 में ही दिखाया गया। तो फिर आप आराम से ले सकते हो, भले ही खर्चा पहले का है बट बिजनेस में कैपिटलाइज तो 1 अप्रैल को हुआ है ना। तो यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। समझे? अगर असेसमेंट, हाँ अगर पहले ले लिया है, अगर पहले ले लेता तो फिर इसमें नहीं मिलता। असेसमेंट ईयर 23-24 मैंने प्रीवियस ईयर 22-23, बेसिकली वो प्रीवियस ईयर 22-23 का खर्चा है। नहीं नहीं, ये जो 50 लाख है ये जनवरी 23 से लेके मार्च 23, माने मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलरली असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर आता है और प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर आता है ना? मैंने 31 मार्च 2023 इसका स्टार्टिंग ईयर क्या होगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से? 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23। अगर ईयर का हिसाब देखा जाए तो बेसिकली ये तो उस पीरियड का खर्चा है, लेकिन उस टाइम पे उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया। अगर किया होता तो इधर कैसे कर, तब इधर 50 लाख का हमें माइनस डिडक्शन नहीं मिलता। लॉजिकल है कि नहीं है? बोलो सर, तुम लोगों को समझ में आया? ये चक्कर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, बस ऐसे होता है स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, झमेला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर। झमेला है क्या? झमेला नहीं है, इजी है। ठीक है, बस पढ़ना पड़ता है थोड़ा मेहनत से। गला का दर्द मेरा होगा, आप लोगों का माथा दर्द।
मैं माथा दर्द नहीं कराता, बट हाँ ज्यादा बकने के कारण हो सकता है, लेकिन मेरा होता है गला दर्द। बस आप लोगों को क्या करना है, माथा दर्द। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 35 AD के साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे मानो 35D amortization ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ खर्चा करते हैं, उसको एमोटाइज करने का, मैंने धीरे धीरे राइट ऑफ करने का मौका देता है। ठीक है, ये सब चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। डिप्रिसिएशन सर आज ऑफलाइन में क्या सब आया क्या? ऑनलाइन में 3 ही लोग दिख रहे। आज ऑनलाइन में कम लोग हैं सर, ऑफलाइन में तो मोटा मोटी जो लोग आता है वो लोग आया है। अच्छा, आज ठीक है 3 लोग सर, ही खाली दिखा। ऑफलाइन में ऑनलाइन में लोग ज्वाइन कम किया है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास फाइनेंस का लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो। 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट क्या बाद बात ज्वाइन है सर, करो। बैक टू बैक क्लासेस। हाँ आज थोड़ा सा है सर, वो थोड़ा सा दूसरे कारण है। अरे मैम ने भी तो अभी बोला कि मैम क्लास कराएगी अकाउंट का, तो कहाँ ज्वाइन करे? मैम अकाउंट्स कराएंगे। तुम लोगों का भी क्लास दिया मैम ने? मैम नॉर्मली फाउंडेशन का हाँ, क्लास दिया है आज। मेरे को मैम का मैसेज आया, 5-15 क्लास होगा ये। क्या वो जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है ना, अच्छा हम लोग अच्छा, का भी रेंटर में है। वो अच्छा तुम लोगों का भी है आज मैम में। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो तू एनपीओ भी मैम का क्लास भी कर सकता है, मेरा भी कर सकता है, जो तेरा मर्जी है। अगर एनपीओ है तो फिर आपका ही कर लेते हैं, एनपीओ तो ठीक मैं है, मैम शायद किया एनपीओ हूँ। कराएगा। मैम एनपीओ हाँ तो कराएगा ठीक मेरे है, को। आपका क्लास कर लेगा। ठीक है। एनपीओ में 15 मार्क्स लाए हूँ सर, खुशी है अभी। ठीक है, हम अच्छा राइट मैं हुआ था। इसको काटता हूँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है सर, भेजो आप, मैं ज्वाइन कर। ठीक है।